हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो बिल्डिंग मटेरियल के इस कोर्स में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं आपके समक्ष। एंड और ये जो टॉपिक हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहाँ से आपके ईएस एग्जाम में, चाहे गेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एसएससी में या फिर ऑल इंडिया एग्जाम्स में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्लस शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेगा। ओके, और ईएस के मेंस के लिए और एसएससी जेई के लिए, एसएससी जेई के मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होगी इन पर्टिकुलर टॉपिक से। तो जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रीप ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस करेंगे। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के, जो हम वीडियो के अंत पे सीख जाएंगे कंप्लीटली। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। ओके, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के ऊपर हम चर्चा करेंगे, वी विल डिस्कस इट। आप सभी ने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में कुछ ना कुछ सुन रखा होगा। जैसे कि इन जनरल आपने सुन रखा होगा ये कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, लेट्स सपोज कि हम अगर बात करें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। मान लो कोई ऐसा एक इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है, इलास्टिक मटेरियल है जिस पर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस किया है और फाइनली आपको एक कर्व निकल के आई है, आपने एक प्लॉट किया और लेट्स सपोज कि दैट मटेरियल इज लीनियर इलास्टिक मटेरियल, लेट्स सपोज। तो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर कुछ इस तरह से आया, सिग्मा एंड दिस इज स्ट्रेन, देन द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। जैसे कि ये लेट्स सपोज कि यहाँ पे अगर हम स्लोप लें तो हम क्या लेंगे, ये लेट्स सपोज सिग्मा 1 वैल्यू है, दिस इज सिग्मा 2 एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, ओके, मींस अपस्लाइन 1, sorry, upsline 2 and upsline 1. Okay, तो the Young's modulus of elasticity E will be क्या होगा, slope of this line then y by x, और y की वैल्यू कितना होगी, फिर यहाँ पे डिफरेंस ले लो आप, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई अपस्लाइन 1 माइनस अपस्लाइन 2। तो यहाँ पे जो ये जो मटेरियल्स मैंने आपको बताया है जिसका ये स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन है, इट इज लीनियर इलास्टिक मटेरियल, लीनियर इलास्टिक मटेरियल, ओके। और आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होगी मैकेनिक्स की कि हुक्स लॉ ने दिया था, हुक्स ने, ओके, कि मींस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल, है ना। फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कंसेप्ट आपका हुक्स ने दिया था, ओके, मैकेनिक्स के अंदर। तो आरसीसी में आपको पता है क्या होता है, इन केस ऑफ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आरसीसी, वहां आरसीसी मतलब कंक्रीट प्लस स्टील का कोई स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हो तो उसे आरसीसी कहते हैं। आपको पता होगा जनरली जो कंक्रीट है, इट इज वेरी स्ट्रांग इन कंप्रेशन, मींस उसका कंप्रेसिव लोड कैरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है, बट इट इज वीक इन टेंशन, मतलब टेंसाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी काफी कम होती है ना। तो टू इम्प्रूव, to enhance the tensile load carrying capacity of concrete, what we do, we use reinforcement in concrete and that structure, that overall composite structure जो आपको निकल के आएगी उसे हम आरसीसी कहेंगे। तो इन आरसीसी डिजाइन, ओके, आरसीसी का स्ट्रक्चर कोई भी आप डिजाइन करते हो उसमें हम कुछ बेसिक एजम्पशन लेते हैं। जो डिजाइन का बेसिक एजम्पशन है वो क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि कंक्रीट इज इलास्टिक मटेरियल, comma it is isotropic, comma it is homogeneous material and obey Hooke's law। ये डिजाइन का assumptions है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने भी बातें हमने आपको बोले इनको ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब बातें आपसे पूछे जाएं, ओके। ये assumptions है आरसीसी डिजाइन के, सम बेसिक assumptions कि जो आपका कंक्रीट है ये इलास्टिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल, ओके, होमोजेनस है और ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम बात करें, ओके, इन जनरल, तो कंक्रीट आपका ना ही इलास्टिक मटेरियल, ओके, इट इज नॉट इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल का मतलब क्या होता है,
लेट सपोज कोई मटेरियल है और उस पे आपने लोड लगाया है P। लेट सपोज कि दिस इज ए मटेरियल, ओके, यू हैव अप्लाइड लोड P ऑन दिस मटेरियल। लेट सपोज कि मैंने P टेंसाइल फोर्स इस तरह से लगा दिया। तो अब जैसे ही ये P फोर्स लगाओगे तो कुछ ना कुछ इसमें डिफॉर्मेशंस आएंगे, है ना। लेट सपोज कि डेल्टा आपका ये मींस डिफॉर्मेशन आ गया, ओके, इतना लेंथ इसका बढ़ गया, ओके। अब जब तक ये लोड इस मटेरियल के, जो भी ये मटेरियल है इलास्टिक मटेरियल, इसके इलास्टिक लिमिट के अंदर में है, तब तक आपका लेट सपोज कि आपने पी लोड अप्लाई किया है। अब जैसे ही उस पी लोड को आप रिमूव करोगे तो ये जो डिफॉर्मेशन आई थी इसमें, ये खत्म हो जाएगी, है ना, वो वैनिश हो जाएगी। कहने का मतलब है मटेरियल जैसा पहला था वैसे ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिफॉर्मेशन आ रही है इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसे क्या कहेंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ओ क्योंकि जैसे ही आप लोड रिमूव कर रहे हो तो वो जो डिफॉर्मेशन आई थी वो रिमूव हो गई। मतलब ये एक तरह का टेम्पोररी डिफॉर्मेशन है, जब तक लोड है तब तक वो डिफॉर्मेशन रहेगी। लेकिन मान लो इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड अगर किसी मटेरियल पर आप लोड लगाओगे तो उसमें क्या होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो आएगी, उसके अतिरिक्त और एक डिफॉर्मेशन होगी। और वो डिफॉर्मेशन क्या होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन में समझाऊं तो लेट्स सपोज कोई एक ऐसा मटेरियल है, ओके, सिग्मा और स्ट्रेन कर्व। लेट्स सपोज कोई ऐसा मटेरियल है जिस पर आपने लोडिंग लगाया, यू हैव अप्लाइड लोडिंग। अब लोड हम रिमूव करेंगे, लेट्स सपोज, तो लोड रिमूव करेंगे तो ये यहां पे आके कट हुई, ये अनलोडिंग कर्व, दिस इज अनलोडिंग कर्व। मतलब क्या है आपने लोड लगाया और लोड को रिमूव किया तो अनलोडिंग कर्व स्ट्रेन एक्सिस पे यहां पे आके कट की। मतलब इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन इस मटेरियल में इंड्यूस हो चुकी है ना। तो ये मटेरियल का बिहेवियर अगर हम बताना चाहें तो हम क्या बता सकते हैं इसके बारे में, कि ये मटेरियल लीनियर है, ठीक है, मतलब इसका स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर लीनियर है, बट इट इज नॉट इलास्टिक मटेरियल, लीनियर इन इलास्टिक मटेरियल, ऐसे आप कह सकते हो, लीनियर इन इलास्टिक मटेरियल, ओके। तो इस कर्व से हम ये समझेंगे। नाउ अगर मैं दूसरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको बताऊं, लेट्स सपोज कि आपने लोडिंग लगाया, ओके, दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन, आपने लोडिंग लगाया और जब आप लोड को रिमूव किए, ये लोडिंग लगाया आपने, लोड को रिमूव किया तो ये अगेन सेम इस पॉइंट पे आ गया, है ना। तो इस तरह के मटेरियल बिहेवियर को हम कहेंगे लीनियर इलास्टिक मटेरियल, लीनियर इलास्टिक मटेरियल। नाउ और एक तरह का अगर मैं आपको कर्व बताऊं, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन, तो लेट्स सपोज सिग्मा एक्सिस एंड दिस इज अपलाइन। तो लेट्स सपोज कि आपने लोडिंग लगाया तो वो कुछ समय तक लीनियर है, लेकिन परफेक्टली लीनियर नहीं है, बट बल्कि वो एक कर्व जैसा हो गया, है ना, इट इज सम टाइप ऑफ कर्व। अब आपने ये लोडिंग लगा दिया, अब जब आप लोड रिमूव कर रहे हो तो वो इसी पाथ को फॉलो करते हुए, जो पाथ जिस पाथ पे आपने लोडिंग लगाया था वो ओरिजिन को टच कर जाता है। मींस लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व सेम है, ओके, भले ही वो कर्व है लेकिन लोडिंग एंड अनलोडिंग पाथ सेम है, ओके। तो इस तरह के मटेरियल बिहेवियर को आप क्या कह सकते हो, इलास्टिक बट नॉन लीनियर, है ना। ये इस केस के अंदर आ जाएगा। इलास्टिक मटेरियल, इट इज इलास्टिक क्योंकि आपने लोड लगाया तो वो लोड जैसे ही आपने रिमूव किया तो जो भी उसमें डिफॉर्मेशन वगैरह आई थी वो वैनिश हो गई, खत्म हो चुकी है, समझ में आया, इसलिए वो इलास्टिक मटेरियल है। लेकिन जो लोड लेने की उसका जो डिफॉर्मेशन का ये है, मतलब पैटर्न, वो नॉन लीनियर है, ओके। वो कोई एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर लीनियर है मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रूल को फॉलो कर रहा है, तो अगर नॉन लीनियर डिफॉर्मेशन है देन द डिफॉर्मेशन व्हिच इज अकरिंग इज नॉट फॉलोइंग एनी सेट ऑफ रूल्स। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब और एक तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन में बताता हूं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेस एक्सिस हो गया, ये स्ट्रेन एक्सिस हो गया, आपने लोडिंग लगाया तो ये कर्व जैसा आ गया। अब जब आपने लोड को रिमूव किया, अनलोडिंग किया, अनलोडिंग कर्व आपका इस तरह
इस तरह का कुछ आ गया, है ना। तो ये मटेरियल का बिहेवियर क्या होगा, ना ही ये मटेरियल इलास्टिक है तो इन इलास्टिक, एंड ना ही ये मटेरियल आपका लीनियर है तो नॉन लीनियर। तो ये जो आपको मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन बताया, आपका जो कंक्रीट है वो एक्चुअली में इस वेरिएशन को फॉलो करता है। तो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ ऐसा दिखता है ना। तो जनरली होता क्या है कि कंक्रीट इज जनरली नॉट इलास्टिक मटेरियल। लेकिन मैंने आपको एक कंसेप्ट बताई थी कि अगर हम कंक्रीट पे लोडिंग बहुत कम लगाएं, लोडिंग कम लगाएं कहने का मतलब है बहुत ही कम, अप्रोक्सीमेटली लेट्स सपोज कि कंक्रीट का जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/3 अगर आप लोडिंग लगा रहे हो उस कंक्रीट के ऊपर, मतलब जो कि काफी कम लोडिंग है, देन अंडर सच लोड द स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन जो कंक्रीट शो करेगा वो लगभग लीनियर होता है, लगभग लीनियर। जैसे कि यहाँ पे नियरली इस एरिया में देखोगे तो थोड़ा मोड़ा सीधा ही दिखेगा, फिर उधर से एक कर्व शुरू होता है। अब ये कर्व क्यों शुरू होता है इसके बारे में भी जानकारी देंगे, ये कर्व क्यों ऐसे शुरू हो जाता है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। एक्चुअली क्या होता है जब कंक्रीट में क्रैक डेवलपमेंट शुरू होती है ना, मतलब एक पर्टिकुलर लोड लेने के बाद, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोड लेने के बाद कंक्रीट में क्रैक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। क्रैक बेसिकली क्यों होगा, देखो कंक्रीट तो एक होमोजेनस मास नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सुनिए, और एक चीज सुनिए, देखिए लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं कि ये लेट्स सपोज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन। अगर मैं बात करूं एग्रीगेट्स का, कंक्रीट में एग्रीगेट्स यूज होते हैं, सीमेंट यूज होते हैं, है ना जनरली। अगर मैं बात करूं एग्रीगेट का, तो एग्रीगेट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन होता है वो लगभग लीनियर होता है। तो दिस इज फॉर एग्रीगेट्स। अब सीमेंट पेस्ट की जो स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। ओके, दिस इज फॉर सीमेंट पेस्ट, सीमेंट पेस्ट। अभी कंक्रीट का, कंक्रीट क्या है, कंक्रीट इनका मिक्सचर एक तरह का, फिर वो हार्ड हो रही है, तो कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन होगा वो इन दोनों का बीच का होगा और नॉन लीनियर होगा, इस तरह का कुछ, है ना। तो देखिए एक पर्टिकुलर लोडिंग के बाद कंक्रीट में मतलब एक कर्वेचर आना शुरू हो जाता है कंक्रीट के स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट में, उसके वेरिएशन में एक कर्वेचर आना शुरू हो जाता है। वो बेसिकली क्यों होता है, देखो वो बेसिकली इसलिए होता है, कंक्रीट किस चीज का बना है, एग्रीगेट्स का बना है ना, एग्रीगेट्स का बना है, सीमेंट का बना है, इन सब चीजों की एक मिक्सचर है कंक्रीट। तो एक लोड लगाओगे तो उसमें पहले क्रैक डेवलपमेंट शुरू होगा। क्रैक कैसे, बेसिकली क्या होगा, जो एग्रीगेट और सीमेंट के बीच में जो बॉन्ड है ना वो फेल होना शुरू होगा, है ना, तो क्रैक डेवलपमेंट शुरू होगी। तो क्रैक जैसे जैसे डेवलप शुरू होगा तो आप जैसे ही थोड़ा सा लोड बढ़ाओगे, ये कर्व बेसिकली क्यों हो रहा है, देखो अगर आप थोड़ा सा लोड बढ़ा रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रेस की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाओगे, लेट्स सपोज कि स्ट्रेस ये था सिग्मा 1 और इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन थी एप्सिलॉन 1, और आपने स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेट्स सपोज कि आपने बढ़ा दिया स्ट्रेस सिग्मा 2 कर दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है वो हो गया एप्सिलॉन 2। तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, ओके, लेकिन स्ट्रेन काफी अधिक बढ़ जाएगा, इसलिए वो कर्व झुका हुआ सा, मतलब आपका जो प्लॉट है स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन वो थोड़ा झुका हुआ सा होगा। एंड इट इज बेसिकली ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। ये स्ट्रेन ज्यादा उसमें क्यों आ रही है, डिफॉर्मेशन ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा भी लोड लगाने के बाद उसमें ज्यादा क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं कंक्रीट में, है ना। तो ये इस तरह का एक कर्व मिलता है। तो ये बेसिकली बिहेवियर है कंक्रीट की। ओके, कंक्रीट इज जनरली इनइलास्टिक एंड नॉन लीनियर मटेरियल, बट फॉर आरसीसी डिजाइन हम एजम्पशन लेते हैं। बेसिक एजम्पशंस क्या है, इलास्टिक, आइसोट्रोपिक, होमोजेनस मटेरियल एंड ओबे हुक्स लॉ, इन कंसेप्ट को लेके फॉलो करते हैं। प्लस एजम्पशंस ये भी है, देखो एजम्पशंस ये भी है कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम बताएंगे। जनरली वो क्या होता है, उसका अगर डेफिनेशन आप मानो, अगर जानते हो तो उसका डेफिनेशन यही है कि इट इज स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन, है ना, यही होता है आपका मींस इलास्टिसिटी मॉडुलस। ओके, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है, मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। अगर मान लो अगर आप लोड लगा रहे हो उसमें, ठीक है, अगर किसी मटेरियल का ई का वैल्यू, आप सोचना जरा, ई का वैल्यू मतलब इलास्टिसिटी मॉडुलस का वैल्यू अधिक है, तो आप अधिक लोड लगाओगे तो उसमें डिफॉर्मेशन कम होगी, मतलब ई ज्यादा, तो कहीं ना कहीं मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, है ना, इस चीज का ये
मेजर है, ई वैल्यू इस चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये बात है। और बेसिकली ये जो एजम्पशंस है कि कंक्रीट इज कंसिडर्ड एज ए इलास्टिक मटेरियल इन आरसीसी डिजाइन, ये क्यों ली गई है? एक चीज देखी गई है कि जब आप कम लोड लगाओगे, है ना, अप्रोक्सीमेटली 1/3 corresponding to the compressive strength of the concrete, then under such loading condition the stress strain behavior is approximately linear। जैसे कि आप कम लोडिंग लगाओगे तो ये आपको लगभग ये पोर्शन थोड़ा सीधा मिलता है ना, इसलिए इसे इलास्टिक कंसिडर किया गया। लेकिन हायर लोड्स पे जैसे जैसे लोडिंग बढ़ाओगी क्रैक डेवलपमेंट शुरू होगा और उसका एक्चुअल बिहेवियर क्या होगा, नॉन लीनियर होता चलेगा। क्रैक डेवलपमेंट क्यों हो रही है, बेसिकली मैंने एक्सप्लेन किया, बॉन्ड फेलियर होता है। ओके, मींस एग्रीगेट सीमेंट ये सब एक दूसरे से छोड़ने लगते हैं, तभी तो क्रैक डेवलपमेंट हो रही है। ओके, तो डिफॉर्मेशन इंक्रीज होती है, तो उन्हीं क्रैक्स के कारण एक परमानेंट डिफॉर्मेशन भी इंड्यूस हो जाती है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि ऐसा तो नहीं है ना, एक बार क्रैक हो गया लोडिंग लगाने के बाद, फिर लोड रिमूव कर दिया तो क्रैक अपने आप रिकवर हो जा रहा है, फिल हो जा रहा है, ऐसा है क्या? नो, इट इज नॉट अकरिंग सच। हेंस देयर इज ए परमानेंट डिफॉर्मेशन इन observed in concrete। और वो परमानेंट डिफॉर्मेशन बेसिकली क्या है? इट इज वन टाइप ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इट इज बेसिकली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ दोस क्रैक्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ हायर लोडिंग। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ लोडिंग तक क्रैक तो डेवलप नहीं होगा, लेकिन लोडिंग जैसे इंक्रीज करोगे क्रैक डेवलपमेंट शुरू होगा। ओके, तो जब तक कंक्रीट में क्रैक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तब तक आप बेसिकली कह सकते हो कि इलास्टिक बिहेवियर शो करता है वो। ओके, लेकिन जैसे क्रैक डेवलपमेंट शुरू हुई तो उसकी इलास्टिसिटी, जो इलास्टिक बिहेवियर, ये खत्म होना शुरू हो जाता है। नाउ अभी तो डिजाइन में इस एजम्पशंस को क्यों लिया गया, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे जिसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। आप ये एज्यूम करके तो स्ट्रक्चर को नहीं डिजाइन करोगे ना कि उसमें क्रैक डेवलपमेंट हो जाए, ये वो दिस दैट, फेलियर हो जाए। एक तरह से तो फेलियर मानेंगे। कोई भी घर में है, मान लो कोई भी घर में बैठा है, अगर उसके स्लैब में क्रैक डेवलपमेंट दिख रहा है, मतलब क्रैक वगैरह दिख रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना, अनप्लीजेंट लगेगा, डर सा रहेगा, है ना, तो सर्विसिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर आपकी बेकार होगी। हेंस वी जनरली एज्यूम okay this condition and design it। okay, so this is completely logical। okay, now अब बात करते हैं हम तो इसको निकाले कैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को यूज करके इलास्टिसिटी मॉडुलस जो है इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो आपको मैं अब कुछ बताता हूं अलग, तो सुनिए। ये कर्व भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको तीनों बताया। ये डायग्राम डायरेक्टली दे सकता है और ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा एग्रीगेट का है, कौन सा सीमेंट पेस्ट का है, कौन सा कंक्रीट का है। तो ये कंक्रीट का, ओके, और बाकी ये एग्रीगेट सीमेंट पेस्ट का। इस कर्व को भी बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, देखिए अगर हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग चले और लीनियर इलास्टिक मटेरियल के ऊपर चर्चा करें तो ऐसे केसेस में जो आप स्लोप निकाल के मॉडुलस निकालो, इलास्टिसिटी मॉडुलस, उसको हम ई कहते हैं एंड इट इज डिफाइंड एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसे क्या कहा जाता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है हम, है ना? तो उसी तरह से अगर हम कंक्रीट के केस में बात करें तो कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है इट इज कंप्लीटली जनरली नॉन लीनियर। इस तरह का कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है यहाँ पे। अभी इस केस में स्ट्रेस स्ट्रेन का स्लोप ही तो होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मान लो इस पॉइंट पे आप स्लोप निकाल रहे हो लीनियर वाले पोर्शन में, यहाँ पे स्लोप कुछ और आएगा। लेट्स सपोज कि आप किसी एक दूसरे पर्टिकुलर इधर इस रीजन में स्लोप निकाल रहे हो तो यहाँ पे स्लोप कुछ अलग आएगा, इधर आप स्लोप निकाल रहे हो इधर कुछ स्लोप अलग आएगा। मींस कंक्रीट का जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जनरली चेंज हो रही है। तो इनमें से कौन सा चेंज हो रही है, और इसी बेसिक आइडिया को यूज करके हमारे पास डिफरेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है कंक्रीट के लिए। जनरली कंक्रीट के लिए हम चार तरह का इलास्टिसिटी मॉडुलस निकाल सकते हैं। एक होता है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, दूसरी होती है टेंजेंट मॉडुलस, तीसरी होती है सेकेंड मॉडुलस, चौथी होती है कॉर्ड मॉडुलस। हम बेसिकली चार तरह का मॉडुलस निकाल सकते हैं। ओके, और इनमें से जो अधिकतम यूज किया जाता है वो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस होती है, दूसरी होती है आपका सेकेंड मॉडुलस। ठीक है, इसके बारे में एकदम कंप्लीट डिटेल डिस्कशन आपको देंगे। अब जरा हम बात करते हैं
ये तो हो गया एक 4 मॉडुलस के बारे में मैंने बताया। अब ये 4 मॉडुलस किसके अंडर आता है, ये 4 मॉडुलस को निकालते कैसे, इसके ऊपर जरा मैं आपसे क्विकली डिस्कशन कर लूं। तो इसको हम लैबोरेटरी में निकाल सकते हैं। तो लैबोरेटरी में इलास्टिसिटी मॉडुलस को फाइंड आउट करने के लिए कंक्रीट का स्पेसिमेन चाहिए। तो हम जनरली सिलेंडर स्पेसिमेन के ऊपर टेस्ट करते हैं, है ना। सेम आपका 300 इंटू 150 का जो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है, इस पर हम टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं, हम लोडिंग लगाते हैं बेसिकली, and we plot the stress strain variation of this concrete, and by using that curve which we obtained on applying actual loading on the specimen, we calculate the modulus of elasticity for the concrete। और ये जो कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट के थ्रू मतलब एक्चुअल लोडिंग अप्लाई करके जो स्ट्रेस स्ट्रेन की प्लॉट मिल रही है, इस कंसेप्ट को अप्लाई करके जो आप कर्व बनाओगे, फिर वहां से जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालोगे, उसे हम स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, अब ये जो स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसका मतलब तो समझिए ये क्या है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी obtained by applying the actual loading on the specimen, basically the cylindrical specimen, and calculated from the curve is called static modulus of elasticity। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज कि आपने नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड एनडीटी मेथड्स को यूज किया है, जैसे कि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड, एक मैंने बताया था, आपको पढ़ाया था, ऐसे मेथड को यूज किया है। तो आपको पता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड जो वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपागेशन है थ्रू दी कंक्रीट मीडियम कैन बी रिलेटेड टू इट्स स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी मॉडुलस, है ना। ओके, जैसे कि आपका v इक्वल टू, आप हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स सपोज k सम कांस्टेंट रूट अंडर e अपॉन डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट, है ना। तो आपका जो वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपागेशन था थ्रू द कंक्रीट मीडियम इज रिलेटेड टू e, और इसकी मदद से जो e हम कैलकुलेट करेंगे, ये जो e होती है इसको हम डायनामिक कहते हैं, डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो आपके पास जनरली दो तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एक है स्टैटिक मॉडुलस, दूसरा है डायनामिक मॉडुलस। स्टैटिक मॉडुलस जो निकल के आती है वो कब निकल के आती है, जब आप एक्चुअल स्पेसिमेन के ऊपर लोड लगा के स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट करके फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे, तो उसे हम कहेंगे इलास्टिक मॉडुलस, सॉरी स्टैटिक मॉडुलस। और अगर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड को यूज करके अगर हम मॉडुलस निकालें, तो उसे हम कहेंगे डायनामिक मॉडुलस। आर वी क्लियर, है ना। तो ये दो तरह के मॉडुलस हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज हम स्टैटिक मॉडुलस के बारे में बात करें, तो स्टैटिक मॉडुलस के केस में आपको क्या करना है, आपको बेसिकली लोड लगानी है, लोड लगा के कंक्रीट में कितना डिफॉर्मेशन हो रही है करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर लोडिंग, वो चीज मेजर करना है ना। तो ये जो स्ट्रेन है या फिर डिफॉर्मेशन है, ये मेजर करना बड़ा कठिन काम है। इट्स नॉट ए सिंपल टास्क, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना, और बहुत डिफिकल्ट होती है इसको मेजर करने में। इट इज वेरी वेरी मच डिफिकल्ट, है ना, ये उतना आसान नहीं है। एक इक्विपमेंट होती है, लैब वगैरह में आप अगर लैबोरेटरी वर्क किए हैं और इलास्टिसिटी मॉडुलस आपने निकाला है, तो एक इक्विपमेंट का नाम सुना होगा जिसको कहते हैं लैम्स एक्सटेंसोमीटर। लैम्स एक्सटेंसोमीटर, इस डिवाइस को सिलेंडर के ऊपर फिट किया जाता है और लोडिंग के करस्पॉन्डिंग कितना उसमें डिफॉर्मेशन हुई है, उस डिफॉर्मेशन को कैलकुलेट किया जाता है, और गेज लेंथ हम पहले से डिफाइन करके रखते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द गेज लेंथ डिफाइंड। ओके, गेज लेंथ हम पहले से डिफाइन करते हैं, तो जो भी डिफॉर्मेशन है करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर लोडिंग, उसको हम गेज लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, तो उस लोडिंग के करस्पॉन्डिंग कितना स्ट्रेन आया है उस चीज को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो लैम्स एक्सटेंसोमीटर, ये बेसिकली आपको डिफॉर्मेशन मेजर करता है और द कंक्रीट स्पेसिमेन इन लैबोरेटरी, है ना। ये नाम कभी ऑब्जेक्टिव में कहीं छोटे मोटे एग्जाम है, जैसे कि एलएमआरसी हो गया, आरवीएनएल का एग्जाम हो गया, है ना, ये सब एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे। नाउ तो अब हम बात करते हैं जो आपका बेसिक डेफिनेशन है इलास्टिसिटी मॉडुलस का। लेट्स सपोज इलास्टिसिटी मॉडुलस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ई टर्म से, तो E इक्वल टू, आप बेसिकली क्या लिखोगे इसको, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, है ना। अच्छा, और एक चीज भी ध्यान रखिएगा, जो कंक्रीट का जो आपका बिहेवियर है, नॉन इलास्टिक एंड दिस,
ये बेसिकली और एक पर्पस के कारण भी होती है। ये बिहेवियर बेसिकली क्यों होती है, क्योंकि कंक्रीट इज ए ब्रिटल मटेरियल, ओके, डक्टाइल नहीं है, इट इज ए ब्रिटल मटेरियल, तो उसमें जल्दी से क्रैक डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए वो कम लोडिंग पे ज्यादा डिफॉर्मेशन उस पे होती है, ओके, मतलब क्रैक्स के कारण, ओके। कंक्रीट इज ए ब्रिटल मटेरियल, इस कारण से आपको वो नॉन लीनियर बिहेवियर देखने को मिलता है। नाउ उस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो लेट्स सपोज कि आपने ई को ऐसे डिफाइन किया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन, कंक्रीट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कंक्रीट के स्ट्रेन को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर आपका लोडिंग कम है, लेट्स सपोज कि 1/3 के बिलो है, तो उसमें एक इलास्टिक बिहेवियर होगी कंक्रीट स्पेसिमेन की, तो आप लोड लगाओगे, जो भी डिफॉर्मेशन थी वो रिगेन हो गई, रिकवर हो गई, है ना। तो उसको इस तरह की डिफॉर्मेशन को हम कहेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहने का मतलब है शॉर्ट टर्म डिफॉर्मेशन, कहने का मतलब है आपने लोडिंग रिमूव जैसे ही किया तो आपका डिफॉर्मेशन भी खत्म है, मतलब वो टेम्पोररी था, शॉर्ट टर्म के लिए था, कुछ टाइम के लिए था, जब तक आपने लोड लगाया हुआ उस पे, है ना। तो स्ट्रेन आपका ऐसा हो सकता है। दूसरा एक चीज है, जो ये स्ट्रेन है इस पे डिफरेंट फैक्टर्स की इफेक्ट हो सकती है। ये स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन वगैरह बढ़ेगा तभी तो स्ट्रेन बढ़ेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, तो इसके कारण आपका क्रैक डेवलपमेंट वगैरह हो गया, लेट्स सपोज, तो वो भी तो स्ट्रेन में कंट्रीब्यूट करेगा, ओवरऑल डिफॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, तो स्ट्रेन में कंट्रीब्यूट करेगा, स्ट्रेन को इंक्रीज करेगा। लेट्स सपोज कि क्रीप का इफेक्ट अगर हम देखें, क्रीप एक कंसेप्ट, अलग कंसेप्ट है, उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो क्रीप बेसिकली क्या होता है, मान लो मतलब कहने का मतलब स्ट्रक्चर के डेड लोड के कारण, उसके सेल्फ वेट के कारण, एक लंबे समय तक उसमें सेल्फ वेट है या फिर कोई एक पर्टिकुलर डेड लोड आपने सुपर इम्पोज करके रखा है, तो उस लोडिंग के कारण उसमें अगर डिफॉर्मेशन हो रही है अपने आप, तो उसे हम कहेंगे क्रीप डिफॉर्मेशन। इट इज ए टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन, दोनों श्रिंकेज एंड योर क्रीप डिफॉर्मेशन बोथ आर टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन। कहने का मतलब है जैसे आप स्ट्रक्चर पे लोडिंग लगाओगे तो समय के साथ उसमें डिफॉर्मेशन इंक्रीज होती चलेगी, क्रैक इंक्रीज होती चलेगी, इसलिए डिफॉर्मेशन इंक्रीज होती चलेगी। तो ये भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि समय के साथ आपको देखने को मिलते हैं। तो समय के साथ डिफॉर्मेशन आपका चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर डिफॉर्मेशन चेंज हो रहा है तो ई का वैल्यू चेंज होगा, और उसमें किस चीज का इफेक्ट आ गया, उसमें आपका इफेक्ट आ गया किसका, क्रीप और श्रिंकेज का, है ना। तो इस तरह का जो स्ट्रेन है, इसको आप लॉन्ग टर्म कह सकते हो, मतलब ये लंबे समय तक चलते रहता है, कंटिन्यू रहता है, फिर उसको डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसको आप लॉन्ग टर्म कह सकते हैं, ओके। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेन को यूज करके अगर हम इलास्टिसिटी मॉडुलस निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे इफेक्टिव इलास्टिसिटी मॉडुलस, ECE। और शॉर्ट टर्म स्ट्रेन का कंसेप्ट को यूज करके अगर हम इलास्टिसिटी मॉडुलस निकालेंगे तो उसको सिंपली इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ कंक्रीट कह देंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, क्रीप और श्रिंकेज के कारण भी जो डिफॉर्मेशन आ रही है कंक्रीट में, उस चीज को हम अकाउंट करेंगे और हम इफेक्टिव इलास्टिसिटी मॉडुलस को कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? अभी ये कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल होता है। हमारा जो IS कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, उसने डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ कंक्रीट के लिए, है ना। लॉन्ग टर्म में बेसिकली आपको श्रिंकेज एंड क्रीप का इफेक्ट को कंसीडर करना होगा और इफेक्टिव मॉडुलस निकालनी है। अब ये कैसे निकालते हैं, क्या है, इन सब चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा देख लेते हैं कि आपका जो स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है कंक्रीट का, मतलब जो आप एक्चुअल लोडिंग लगा के जो स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन प्लॉट करोगे कंक्रीट का, फिर जो आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालोगे वो कितने तरह के होते हैं। तो स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जनरली 4 तरह के होते हैं: इनिशियल टेंजेंट, टेंजेंट, सेकेंड एंड कॉर्ड मॉडुलस, ओके। तो इन चारों तरह के मॉडुलस के बारे में पहले जरा हम देख लेते हैं, फिर इनमें एक कंपैरिजन कर लेंगे कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, फिर इनका एप्लीकेशन देख लेंगे कि एक डिजाइनर एज ए RCC डिजाइनर वो किस केस में किस तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को प्रीफर करना चाहेगा, है ना। अपने एनालिसिस में बेसिकली किस तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को प्रीफर करना चाहेगा, प्लस कौन बड़ा कौन छोटा, इन सब चीजों को भी देख लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं ये कंसेप्ट आपको बताऊंगा जो अभी मैंने बताया, शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी मॉडुलस एंड लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी मॉडुलस के बारे में। और ये बात भी मैं बताऊंगा कि ये जो कंसेप्ट है IS कोड इंपेरिकल एक फॉर्मूला दिया है, बेसिकली क्या किया है, जो इलास्टिसिटी मॉडुलस है उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के साथ
कोड ने रिलेट कर दिया है। तो ये किस बेसिस पे किया है ना, वो किस तरह का मॉडुलस है और किस बेसिस पे किया है, इसका भी एक जानकारी आपको मैं दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो हेडिंग बनाइए स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वेल, आगे बढ़ने से पहले एक नोट्स बनाइए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, लिखिए इसके बारे में। Modulus of elasticity of concrete is slope of stress strain variation or ratio of change in stress to change in strain of concrete or ratio of change in stress to strain in concrete, that is E equal to stress upon strain। अब ये जो strain है ये बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि मैग्नीट्यूड एंड रेट ऑफ लोडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम के ऊपर, जैसे कि टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन में श्रिंकेज एंड क्रीप स्ट्रेन आ जाएगी, है ना। तो स्ट्रेन डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर के ऊपर, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट ओके वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगेन, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, टू टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब एक सिंपल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट, जिसमें क्रीप और श्रिंकेज की जो इफेक्ट है इस चीज को इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। इट इज ए मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। इट इज ए मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, और वी से इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टिफनेस ऑफ मटेरियल, है ना। इट इज रिलेटेड टू क्या, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका स्टिफनेस ज्यादा, तो ई ज्यादा तो स्टिफनेस ज्यादा। ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरली जो हमारे पास ई होता है, ई का जो कैटेगरी है वो दो तरह का ई हम निकालते हैं। एक निकालते हैं स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी हम निकालते हैं डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ अगर इसके बारे में लिखना है वो तो हम लिखवा ही देंगे, लेकिन अगर अभी एक लाइन लिखना है बगल में तो लिख लो स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेस्ड ऑन application of actual stress on the concrete specimen, based on application of actual stress on the concrete specimen. Dynamic modulus of elasticity is calculated without applying the actual loading and by conducting non-destructive testing and by conducting NDT such as ultrasonic pulse velocity methods, okay। नाउ अब हम देखते हैं स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हेडिंग बना लीजिए आप सब, स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ओके, तो लिखिए आप सब, सबसे पहले हेडिंग बनाइए, लिखिए स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इसके बारे में लिखिए सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन ऑफ कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड, कॉमा, it is subjected to loading and corresponding strain is measured. Next, by using this experimental data, stress versus strain diagram is plotted. Next, concrete shows non-linear and inelastic behavior of stress versus strain as follow. ये क्यों होती है मैंने बता रखा आपको, because concrete is a brittle material। आप क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, जस्ट ए मिनट, कहाँ गया, बिकॉज कंक्रीट इज ब्रिटल मटेरियल, ये पॉइंट ऐड कर लो इधर बगल में, ब्रिटल प्लस आपका फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, है ना। इस कारण से इसका इस तरह का बिहेवियर होता है जनरली। लेकिन आपको मैंने समझा रखा है कि इनिशियल फेजेस में जब स्ट्रेस कम लगती है, व्हेन देयर इज लो लोड सब्जेक्टेड टू कंक्रीट, approximately 1/3 of the compressive strength or 10 to 15% of the compressive strength of concrete. Under such loading condition, the behavior of concrete is approximately elastic, not completely but कुछ ना कुछ वो इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर लिखना हो बगल में कहीं पर लिख लीजिए, ऐसे मैंने आपको लिखवाया होगा, आपके कॉपी में ये डेटा होगी। नेक्स्ट, hence we can use 4 method to find out elasticity modulus as follow। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मेथड होंगे, क्योंकि चूंकि ये कर्व है तो जैसे कि मैंने समझाया है, इनिशियल पोर्शन में जब इलास्टिक बिहेवियर है तो उस वक्त जो मॉडुलस निकालोगे, जब स्लोप निकालोगे इनिशियल पोर्शन में, फॉर एग्जांपल अगर हम स्लोप निकालते हैं
यहाँ पर लेट्स सपोज ये एक पॉइंट ले लिया इनिशियल पॉइंट, यहाँ पर अगर मैं स्लोप निकालूं तो नियरली स्ट्रेट है, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ और आएगा, लेकिन द सेम स्लोप विल बी नॉट एप्लीकेबल एट दिस लोकेशन बिकॉज हियर देयर इज सम चेंजिंग, है ना, कर्व ज्यादा बेंड हो रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, इसलिए यहाँ पर आपका स्लोप कुछ और आएगा। तो ये यहाँ पे जो मॉडुलस आएगी पॉइंट 1 पे, यहाँ पे जो मॉडुलस आएगी पॉइंट 2 पे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इट विल बी डिफरेंट, हेंस देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर दिस कर्व मींस डिफरेंट स्लोप वैल्यूज। अब वो कैसे कैसे हम निकाल पाएंगे? एक कंसेप्ट है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस की, दूसरी कंसेप्ट है टेंजेंट मॉडुलस की, तीसरी कंसेप्ट है सेकेंट मॉडुलस की, फोर्थ कंसेप्ट है कॉर्ड मॉडुलस की। ओके, कॉर्ड मॉडुलस। अभी अपना जो कोड है IS 456/2000 कोड ने जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में जिक्र किया है वो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस के कंसेप्ट के बेसिस पर किया है। ठीक है, इसके बारे में मैं लिखवाऊंगा इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के बाद। पहले ये देख लेते हैं ये चारों क्या है और किस तरह से निकालेंगे और किस कंडीशन में इन चारों का एप्लीकेशंस है। ओके, एक नोट बना के लिखिए, modulus of elasticity determined by applying actual loading on concrete is called as static modulus of elasticity. It is very important point. Static modulus और dynamic modulus of elasticity के बीच में जो basic difference it is what? It is ये कि अगर आप actual loading concrete को stress करके, ठीक है, उसका stress strain प्लॉट बना के वहां से अगर स्लोप निकालते हो एंड यू मीन्स वहां से मॉडुलस निकालते हैं हम, तो उसे हम कहेंगे स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड अगर एनडीटी करके मतलब विदाउट सब्जेक्टिंग कंक्रीट टू एक्चुअल लोडिंग अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे देन दैट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी कॉल्ड एज डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, क्लियर है ये डिफरेंशिएशन? इनके बीच में हम कंपैरिजन भी आपको बताएंगे एज वी आर स्टडिंग फॉर ईएस, है ना, hence I will provide you the sufficient data which you must know for your theoretical answer, okay, objective answer plus interview purpose, no need to worry। ठीक है, I will compare also, मतलब स्टैटिक में कौन ज्यादा, डायनामिक में कौन ज्यादा, फिर स्टैटिक में जो ये 3-4 मैंने बताया, 4 इनमें से कौन ज्यादा कौन कम, with all possible logics I will explain you। okay, so let's begin with first इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। इसको हम कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो हेडिंग बनाइए इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। सो व्हाट इज इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस एंड हाउ डू वी कैलकुलेट इट? तो सुनिए, हम क्या करेंगे, जस्ट ए मिनट, लेट मी चेंज द कलर। हम क्या करेंगे, वी विल make a straight line, means we will make a basically tangent to the stress strain curve, okay, at the starting of it passing through origin। मतलब यहाँ पे ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ओरिजिन से पास करते हुए इसके जस्ट यहाँ से एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नाउ अब इस ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया, अभी इसका हमें क्या करना है, स्लोप निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, एक इस तरह का लाइन ड्रॉ कर लूंगा, एक वर्टिकल ड्रॉ कर लूंगा, एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये दोनों लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, तो लेट सपोज कि इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है इसको मेजर कर लूंगा, फिर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को मेजर कर लूंगा, फिर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन को मेजर कर लूंगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन को मेजर कर लिया, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज योर सिग्मा 2, दिस इज योर सिग्मा 1 and this is your upsline 2 and this is your upsline 1। so do you know that slope of this line will be slope equal to e value, okay, e I लिखते हैं, I tm initial tangent modulus ऐसा लिख देते हैं, which will be equal to nothing but y upon x, means we can write it sigma 2 minus sigma 1 upon upsline 2 minus upsline 1।
तो ये इस तरह से आप निकालोगे इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। नाउ अभी डिफिकल्टी क्या है इसमें? डिफिकल्टी ये है कि ये टेंजेंट ड्रॉ करना बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है। ओके, ड्रॉइंग दिस टेंजेंट एक्यूरेटली एग्जैक्टली इज डिफिकल्ट। सो ये वैल्यू उतना एक्यूरेट भी नहीं आता है। ओके, सो केयरफुल्ली आपको ये टेंजेंट ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे? तो देखो, जो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस है ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इनिशियल पोर्शन में मतलब लगभग जब कंक्रीट पे स्ट्रेस बहुत ही कम है, काफी कम है, ठीक है, लगभग 0 के बराबर मान लो। ऐसे 0.5 का एक लिमिट होती है, लेकिन लेट्स सपोज कि अप्रोक्सीमेटली 0, मतलब कंक्रीट पे जब ना के बराबर स्ट्रेस है, तो मैंने क्या कहा था, एट लोअर लोडिंग कंक्रीट विल बिहेव एज इलास्टिक मटेरियल, और उसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन होगा इट विल बी लीनियर। सो ऐसे केसेस में, ऐसे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में जिसमें उस कंक्रीट का बिहेवियर लीनियर हो, उसके डिजाइन के कंसेप्ट में, या फिर अगर ऐसा कंक्रीट स्ट्रक्चर जहां पे बहुत ही कम लोडिंग है, उसके डिजाइन के केस में आप इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, अभी मैं आपको और एक चीज इसके बारे में बताता हूँ कि जनरली अगर आरसीसी स्ट्रक्चर है ना, आरसीसी रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, मतलब केवल कंक्रीट नहीं, कंक्रीट के अंदर स्टील भी है, तो उसका जो बिहेवियर हो जाता है, उसका बिहेवियर थोड़ा मोड़ा इलास्टिक बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं स्टील हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है, तो ओवरऑल डक्टिलिटी ऑफ मेंबर को इंप्रूव करने के लिए हम स्टील प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, है ना? तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर हो जाएगा आरसीसी मेंबर का, तो वो जनरली इलास्टिक हो जाता है ना? इसलिए एक एजम्पशंस भी है कि एट लोअर लोड द बिहेवियर इज इलास्टिक। और हुक्स, जो आरसीसी डिजाइन का बेसिक एजम्पशंस है, वो भी मैंने आपको बताया था कि मटेरियल इज कंसिडर्ड एज होमोजेनस आइसोट्रोपिक, है ना, and stress strain is linear and it is elastic material plus Hooke's law is also valid. ये सारे assumptions थे आरसीसी डिजाइन के। ओके, सो इन केस ऑफ reinforced cement concrete के डिजाइन के लिए इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस का यूज किया जाता है। इसलिए जो हमारा कोड है ना, बेस्ड ऑन दिस assumptions, हमारा कोड एंड बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, आवर कोड गिव्स वैल्यू ऑफ दिस मीन्स इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। ओके, और उसी वैल्यू को हम जनरली डिजाइन के केस में यूज करते हैं। और जो कोड जो वैल्यू देता है वो क्या करता है, बेसिकली इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ कंक्रीट को रिलेट करता है विद इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, ये रिलेट करता है विद इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और कोड हमें दो तरह की वैल्यू देते हैं, एक देता है शॉर्ट टर्म, एक देता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में केवल इलास्टिक डिफॉर्मेशंस को कंसीडर किया जाता है, लॉन्ग टर्म में आपका क्रीप को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्रीप एंड श्रिंकेज के कारण जो एक डिफॉर्मेशन आएगी मेंबर में, उसको भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ओके, अब देखो, मान लो ये नीचे वाला, अगर यहाँ पे जो ये जो रेशियो है, ठीक है, ये जो रेशियो है, इसमें ये नीचे वाला अगर ज्यादा होगा, ठीक है, नीचे वाला ज्यादा अगर होगा, तो क्या ये वैल्यू जो है वो कम नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, समझ में आया? तो ये ओवरऑल इलास्टिसिटी मॉडुलस कम हो जाएगा। तो उसी तरह से अब कंपेयर करें, अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी मॉडुलस जो कोड हमें देता है, तो शॉर्ट टर्म के केस में इलास्टिक डिफॉर्मेशन है केवल, जो कि कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के केस में श्रिंकेज और क्रीप के कारण भी डिफॉर्मेशन जो इंड्यूस हो रही है उसको भी कंसिडर किया जाता है, जो कि ज्यादा है ना? तो लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी मॉडुलस, या फिर कह सकते हो इफेक्टिव इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, ओके, की जो वैल्यू आएगी, क्या वो शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ कंक्रीट के वैल्यू से कम होगी? है ना? तो ऑब्वियसली कम होगी। क्लियर है हम यहाँ तक? अभी ये क्या है इसको हम आगे लिखवा देंगे। अभी यहाँ तक समझे? ITM, इसको ITM भी आप कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, यू कैन रिप्रेजेंट इट ITM। ITM का यूज हम किस केस में करेंगे? ओके, व्हेन द बिहेवियर ऑफ कंक्रीट इज लीनियरली इलास्टिक and this condition arises when we are analyzing RCC structure, okay, or the structure is subjected to very low load. Okay, under such circumstances the stress strain behavior is assumed to be linear and
एनालिसिस ऑफ सच स्ट्रक्चर आर डन बाय यूजिंग इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, है ना। अभी और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो मॉडुलस वगैरह है, ये जो मैं कह रहा हूँ एनालिसिस एनालिसिस कहाँ पे यूज होगा, याद करो, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन जो आपने सो में पढ़ा था, उसमें फॉर एग्जांपल एक कैंटिलीवर है, उस पे फ्री एंड पे पॉइंट लोड सब्जेक्टेड है, तो डिफ्लेक्शन कितना होता है, PL3/3 EI। तो यहाँ पे देखिए E, यहाँ पे जो E का वैल्यू आ रहा है, तो लेट सपोज कि वो अगर RCC स्ट्रक्चर होती तो उसका अगर आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना होता तो E का वैल्यू आ रहा है कि नहीं, तो ये E का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि नहीं। उसी तरह से ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि डिफ्लेक्शन के केस में यूज करेंगे। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के केस में यूज होता है फोर्सेस वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का जब हम एनालिसिस करते हैं तो जनरली जो फ्रेम वगैरह का एनालिसिस करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रेन एनर्जी कंसेप्ट या फिर any concept, slope deflection concept, any concept, there are fixed end movement वगैरह एक्सेट्रा ऑल, जिसमें E की वैल्यूज यूज होते हैं, है ना। आपके पास डिफरेंट मेथड है, तो we need the value of elasticity modulus in case of structural analysis. Further we need this value for calculating deformation. ओके अब देखो, एक चीज मैंने अभी एक टर्म बोला है, एक टर्म मैंने बोला आपको डिफ्लेक्शन और एक टर्म बोला मैंने आपको डिफॉर्मेशन, तो ये दोनों सेम नहीं है, दिस टू आर वेरी मच डिफरेंट। आपको डिफॉर्मेशन मतलब क्या है, पहले सुनो डिफ्लेक्शन मतलब क्या है। डिफ्लेक्शन का मतलब है, लेट्स सपोज कि ये कोई एक बीम है, अभी यहाँ इस एंड के अबाउट ये कोई पॉइंट है, अभी आपने इस पे लोड लगाया तो इस तरह से एक डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर उसका बीम का पोजीशन चेंज हो रहा है तो इस एक्शन को हम कहेंगे डिफ्लेक्शन। डिफॉर्मेशन मतलब क्या है, मान लो कि डिफरेंट स्ट्रेन्स के कारण ओके मेंबर का शेप चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, तो उस चीज को हम कहेंगे डिफॉर्मेशन। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफॉर्मेशन बेसिकली मेंबर का वॉल्यूम चेंज कर देता है, ओके उसका शेप वगैरह चेंज कर देता है, और डिफ्लेक्शन बेसिकली किसी एक पॉइंट के अबाउट मेंबर का पोजीशन चेंज कर देता है, ओके। सो वेल चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। काफी कुछ आपने समझ लिया होगा इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस के बारे में, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इस चीज को भी आपने देख लिया। नाउ आई विल मेक यू राइट इट। सो चलिए लिखते हैं, इसके बारे में लिखिए। तो ये डायग्राम आप बना लीजिए और लिखिए, इट इज ए स्लोप टू कर्व फ्रॉम ओरिजिन, इट इज ए स्लोप टू कर्व फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट, initial tangent modulus ITM is applicable when material behaves linearly elastic। ये कब वैलिड है ITM, जब मटेरियल की जो बिहेवियर है, जैसे कि यहाँ पे कंक्रीट का बात कर रहे हैं, इसके बिहेवियर जो होगी वो क्या होगी, लीनियर इलास्टिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीनियर इलास्टिक। अब बात करते हैं कंक्रीट लीनियर इलास्टिक बिहेवियर कब शो करेगा, वो तभी कंक्रीट लीनियर इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा जब उसको एज ए आरसीसी यूज किया गया हो, मतलब उसके साथ स्टील भी है ना, प्लस जब कंक्रीट पे लो स्ट्रेसेस है, अधिक स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए, और वो स्ट्रेस की रेंज क्या है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या फिर आप कह सकते हो 1/3 ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऐसा भी कह सकते हो। अपना जो कोड है इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 जो कि आरसीसी डिजाइन के लिए है, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको देता है, ये देता है बेस्ड ऑन कांसेप्ट ऑफ आईटीएम ओनली। अब अपना जो कोड है, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू देता है, इस ये कौन सा वैल्यू देता है, इसके बारे में जरा अब हम देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आवर कोड इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट वो देता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, लेट्स सपोज इट इज ईसी, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय ईसी। तो ईसी का जो वैल्यू वो देते हैं by an empirical equation which is based on concept of initial tangent modulus, that is elasticity property of concrete, and its value is 5000 root under FCK। okay, now ये जो इक्वेशन है
for modulus of elasticity, this can be also called as short term modulus of elasticity of concrete. क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज इसमें जो स्ट्रेन, मतलब बेसिकली जो इलास्टिसिटी मॉडुलस, अगर उसका आप देखोगे फॉर्मूला, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन स्ट्रेस टू चेंज इन स्ट्रेन. तो इस केस में जो स्ट्रेन है, द स्ट्रेन कंसिडर इज बेसिकली द इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन. और इलास्टिक स्ट्रेन क्या स्ट्रेन होगा? अगर आप लोडिंग जो लगाए हो जिसके करस्पॉन्डिंग वो स्ट्रेन उसमें डेवलप हुई है, वंस रिमूवल ऑफ लोड द स्ट्रेन विल वैनिश, है ना. मींस इट इज वन टाइप ऑफ टेम्पररी या फिर शॉर्ट टर्म. ओके, सो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ईसी की वैल्यू आती है अकॉर्डिंग टू कोड इक्वल टू 5200 एफसीके, इसको आप कहां पे यूज करोगे? इट कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट इलास्टिक डिफ्लेक्शंस. इलास्टिक डिफ्लेक्शंस, अभी इलास्टिक डिफ्लेक्शंस कब होंगे? जब बहुत ही कम लोड आपके स्ट्रक्चर पे सब्जेक्टेड है, या फिर इनिशियल डेज में जब आपने स्ट्रक्चर को अभी जस्ट बनाया ही है, इनिशियल फेज है, ओके, तो उस दौरान कुछ इलास्टिक डिफ्लेक्शंस उसमें हो सकते हैं. ओके, मींस इंस्टेंटेनियस इलास्टिक डिफ्लेक्शंस. तो उसे कैलकुलेट करने के लिए वी यूज दिस फार्मूला. लेकिन अब जैसे जैसे स्ट्रक्चर पे लोडिंग बढ़ेगी, उसकी सेल्फ वेट बढ़ेगी, आप कंस्ट्रक्शन करते चल रहे हो, तो विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, उसमें स्ट्रेन भी बढ़ेगा ड्यू टू द सेल्फ वेट और ड्यू टू द परमानेंट लोड. ओके, तो वो जो स्ट्रेन है उसको क्रीप स्ट्रेन भी कहा जाता है. प्लस आपने अभी स्ट्रक्चर बनाया है, अभी स्ट्रक्चर पे लोडिंग आ रही है, क्यूरिंग हो रही है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस दौरान उसमें कुछ श्रिंकेज भी आता है. ओके, तो श्रिंकेज के कारण भी क्रैक्स डेवलपमेंट होती है विच कंट्रीब्यूट इन द स्ट्रेन. ओके, तो ये सारे स्ट्रेन जो है ये ओवरऑल अगर फाइनल किसी एक पर्टिकुलर समय की बात देखें, 1 साल 1.5 साल की बात देखें, तो ये सारे स्ट्रेन बढ़ जाएंगे, है ना. मतलब जो ओवरऑल स्ट्रेन है वो बढ़ जाएगा, तो जो वैल्यू है आपका इलास्टिसिटी मॉडुलस की, ये वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी. तो लॉन्ग टर्म अगर हम कंसिडर करें, है ना, तो उस केस में लॉन्ग टर्म एनालिसिस में, मतलब अगर बहुत दिनों बाद आप एनालिसिस कर रहे हो, लेट्स सपोज कि 28 दिनों बाद देख रहे हो, तो तब तक तो स्ट्रक्चर पे कुछ ना कुछ परमानेंट लोड है, तो कुछ ना कुछ क्रीप हुआ होगा. इलास्टिक स्ट्रेन तो हुआ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ परमानेंट स्ट्रेन भी हुआ होगा, मतलब क्रीप के कारण. इलास्टिक स्ट्रेन की रिकवरी बहुत इजीली हो जाएगी. आपने लोड रिमूव कर दिया, इलास्टिक स्ट्रेन खत्म हो जाएगा. लेकिन जो क्रीप स्ट्रेन है, इसकी रिकवरी उतना आसान नहीं है, वो धीरे धीरे होता है. क्लियर है हम? ओके, तो अगर हम लॉन्ग टर्म के केस में देखें, तो वहां पे इफेक्टिव इलास्टिसिटी मॉडुलस को कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें क्रीप की, खास करके जो क्रीप की इफेक्ट है, इस चीज को कंसिडर किया जाता है. ओके, नेक्स्ट लिखिए, जस्ट अ मिनट. इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई सी ई के साथ. और इसको कैसे गिवन है? इट इज गिवन एज शॉर्ट टर्म मॉडुलस ईसी डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस थीटा सी, where theta c is creep coefficient. Creep coefficient, ठीक है. और ये थीटा सी is what basically it is ratio of ultimate creep strain, let's suppose ECR upsline CR upon instantaneous elastic strain, okay, या फिर short term strain, okay, let's suppose EC. इस चीज का ये रेशियो है, इक्वल टू अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन. इलास्टिक स्ट्रेन, आर वी क्लियर? ओके, अभी ये जो थीटा सी की वैल्यू है, इट डिपेंड्स ऑन टाइम बेसिकली, और समय के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. फॉर एग्जांपल थीटा सी की वैल्यू 7 दिनों पर अगर आप देख रहे हो, आफ्टर लोडिंग 7 डे, आफ्टर लोडिंग 28 डे, आफ्टर लोडिंग 365 डे, मतलब 1 ईयर अप्रॉक्स.
व्हेन द वैल्यू चेंजेस इट इज 2.2, मतलब थीटा सी की वैल्यू विद टाइम रिड्यूसेस, कम होते चलती है 1.1। इसका मतलब जो इफेक्टिव है, इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विद टाइम, अगर स्ट्रेन कम होते चलेगी तो आपका मतलब ये ओवरऑल ये जो थीटा सी की वैल्यू है ये अगर कम होते चलेगी तो जो इफेक्टिव मॉडुलस है ये बढ़ते चलेगी क्या, इट विल इंक्रीज विद टाइम। मतलब कहीं ना कहीं अगर वो ज्यादा लोड ले रहा है, क्रीप अगर ज्यादा हो रहा है, वो ज्यादा लोड ले रहा है, अगर वो ज्यादा लोड ले रहा है तो आपका क्या हो रहा है, मतलब बहुत लंबे समय बाद उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी, मतलब उसकी रेजिस्टेंस डेवलपमेंट अच्छी होगी। बेसिकली ई का मतलब क्या है, इट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। तो सफिशिएंट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होने के बाद उसका ऑब्वियसली रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है। लॉजिक पकड़ पा रहे हो आप, ठीक है, आर वी क्लियर। अगर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट नहीं होगा तो रेजिस्टेंस मिलेगी नहीं, तो ई की वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी। तो स्ट्रेंथ किसी चीज की स्ट्रेंथ होगी तभी तो उसका रेजिस्टेंस इंप्रूव होगा। समझ में आई? ओके, तो कुछ याद करने वाली चीज नहीं है, इस चीज को हम प्रूफ भी कर सकते हैं, इट इज वेरी इजी टू प्रूफ। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि जो टोटल स्ट्रेन होगा एट एनी टाइम लेट्स सपोज कि 1 साल 1.5 साल 2 साल आफ्टर मेकिंग स्ट्रक्चर एंड लोडिंग इज द टोटल स्ट्रेन जो होगी कंक्रीट में या फिर मेंबर में, आरसीसी मेंबर में, वो क्या होगी, इलास्टिक स्ट्रेन प्लस क्रीप स्ट्रेन या फिर अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। एंड ये जो स्ट्रेन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल स्ट्रेन में हम यहाँ पे इफेक्ट ये कर रहे हैं, मतलब क्रीप को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो जब आपका मॉडुलस आप इस केस में यूज करोगे वो क्या यूज करेंगे, इफेक्टिव। तो अब जिस भी स्टेट के करस्पॉन्डिंग आप ये टोटल स्ट्रेन देख रहे हो, मतलब जिस भी एज के करस्पॉन्डिंग, तो उस पर्टिकुलर एज पे जो कंक्रीट पे स्ट्रेस है, लेट्स सपोज एफसी इज द स्ट्रेस सब्जेक्टेड टू कंक्रीट डिवाइडेड अपॉन इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ईसीई। आप इस तरह से लिख सकते हो, है ना। तो हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं, तो ई सी ई इक्वल टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ सी डिवाइडेड बाई अपस्लाइन सी प्लस अपस्लाइन सी आर। ओके, फर्दर वी कैन रिजॉल्व ये जो एफ सी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो स्ट्रेस है इसको हम लिख सकते हैं मीन्स इलास्टिक स्ट्रेन इनटू इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय अपस्लाइन सी प्लस अपस्लाइन सी आर। सो विच इज बेसिकली अगर आप अपस्लाइन सी यहां से कॉमन लोगे, इफ यू टेक अपस्लाइन सी कॉमन देन यू गेट ई सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा सी, ओके, इक्वल टू अपस्लाइन सी सॉरी ई सी ई। तो ये प्रूव हो गई इक्वेशन, सो इट्स नॉट ए बिग डील, यू कैन इजीली प्रूव इट। नाउ अब ये ECE का वैल्यू हम किस केस में यूज करेंगे, हम उस केस में यूज करेंगे जनरली जब हमें क्रीप को कैलकुलेट करना हो, है ना, हमें जब क्रीप को कैलकुलेट करना हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, द इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ECE is used only in the calculation of creep deflection। ओके, क्रीप डिफ्लेक्शन के केस में कैलकुलेट करने के लिए हम ECE का वैल्यू यूज करेंगे। अभी क्रीप के बारे में मैं और डिटेल में जानकारी दूंगा, यहाँ पे तो जस्ट एक सिंपली मैं बता रहा हूँ क्रीप के कारण आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इफेक्ट होता है, और वो किस तरह से IS कोड हमें इसकी वैल्यू देता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो इसी फॉर्मूला को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो आप कैसे लिख सकते हो, 5000 रूट अंडर FCK डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा सी। इसको हम लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी मॉडुलस भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी मॉडुलस। अब यहाँ पे एक बात क्लियर है, शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी मॉडुलस और लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी मॉडुलस के बीच में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इसमें से कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी मॉडुलस जिसमें क्रीप की कोई इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया गया है, इसकी वैल्यू ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी मॉडुलस जिसमें क्रीप को भी कंसीडरेशन दिया गया है, क्रीप डिफॉर्मेशन को भी कंसीडर किया गया है। ओके, अब अगर बात करें हम श्रिंकेज की, एक्चुअली श्रिंकेज बेसिकली क्या है,
देखो, हमने आपको एक बात समझाई थी, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट का कहने का मतलब है, लॉजिक सुन लीजिए, कि आपने पानी डाला, पानी अगर सूखना शुरू हो जाएगा, मतलब ड्राई होना शुरू होगा, मतलब वाटर इवापोरेट कर रहा है कंक्रीट से, है ना, तो इवापोरेट कर रहा है, तो कंक्रीट के अंदर जो उसके पोर्स हैं, लेट्स सपोज ये मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर बात करें, इस तरह से ये पोर्स हो गया। ओके, तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको, रेडियस ऑफ मेनिस्कस वाला, ये कंसेप्ट मैंने बीएमसी के कोर्स में समझा रखा है पहले ही। तो जैसे वाटर लेवल आपका रेड्यूस होगा, तो वाटर कंटेंट कम हो रही है इस तरह से, तो एक तरह का टेंशन फोर्स डेवलप होता है ना, सरफेस टेंशन के कारण। इस तरह से ये आपस में कंप्रेस होने का कोशिश करेंगे ये दोनों। ओके, ये दोनों पार्टिकल, लेट्स सपोज ये दोनों पार्टिकल थे आपके कंक्रीट का, सीमेंट, एग्रीगेट, कोई भी पार्टिकल, ये दोनों कंप्रेस होने का कोशिश करेगा ये सरफेस टेंशन फोर्सेस के कारण। तो ये जो वॉइड था, ये जो पहले से वॉइड था, ये कोलैप्स हो जाएगा। तो क्या दरार आ गई, क्रैक आ गई। तो श्रिंकेज जो होती है, श्रिंकेज स्ट्रेन, इट इज बेसिकली कंप्रेसिव इन नेचर, इट इज बेसिकली कंप्रेसिव इन नेचर। वो क्यों है, वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रही है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस रेड्यूस हो रही है, तो सरफेस टेंशन फोर्स इंक्रीज हो रही है, आपका जो पोर है, ओके, जो पोर था वो कोलैप्स हो जाएगा, मतलब उसके कारण वो क्रैक वहां पे आ जाएगी, हम ऐसा कहेंगे, है ना। तो जो श्रिंकेज स्ट्रेन है, इट इज बेसिकली कंप्रेसिव इन नेचर। एंड ये जो श्रिंकेज स्ट्रेन है, ये किस पे डिपेंड करेगा, कैसे कैसे फैक्टर पे। ये फैक्टर जैसे कि सीमेंट कितना है, अगर ज्यादा सीमेंट है उसका फाइननेस क्या है ना, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ मेंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब कितना बड़ा मेंबर आप कास्ट कर रहे हो, ज्यादा बड़ा है मेंबर का वॉल्यूम ज्यादा है, उसमें ज्यादा पानी है, तो ज्यादा पानी इवोपरेट करेगा, तो ज्यादा श्रिंकेज होने का चांसेस है, तो साइज ऑफ मेंबर। फिर अगर मैं बात करूं और इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर वगैरह भी एक फैक्टर होगी जो कि अफेक्ट करेगी आपकी श्रिंकेज को। अगर हाई टेम्परेचर आप इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो जल्दी श्रिंकेज होने की चांसेस है, जल्दी ड्राई होगा तो ज्यादा श्रिंकेज होगा, समझ रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट एंड साइज ऑफ द मेंबर आर द बेसिक फैक्टर व्हिच अफेक्ट द श्रिंकेज स्ट्रेन, एंड श्रिंकेज स्ट्रेन इज जनरली कंप्रेसिव इन नेचर। इसका नेचर क्या है, कंप्रेसिव इन नेचर। ओके, नाउ प्लस ये जो टोटल श्रिंकेज है, टोटल श्रिंकेज मतलब ओवरऑल कितना श्रिंकेज होगा, ये सबसे और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर बात करें, ये इस चीज पे अफेक्ट करेगा, मतलब ये डिपेंड करेगा कि आपका कंक्रीट में कितना आपने पानी डाल रखा है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। अगर वाटर ज्यादा है तो श्रिंकेज भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्लियर है। ओके, सीमेंट कंटेंट भी, अगर सीमेंट कंटेंट ज्यादा है तो ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, तो श्रिंकेज आपका ज्यादा हो सकता है। डिजाइन के लिए, ओके, फॉर डिजाइन पर्पस, नेक्स्ट इसकी जो वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ टोटल श्रिंकेज। तो अपना जो कोड है वो अलाउ करता है, अगर कोई डेटा ना हो तो ऐसे केसेस में जो टोटल श्रिंकेज की आप डेटा कंसीडर करोगे, इट इज टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन इक्वल टू 0.0003। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका यूज तो मैंने यहाँ पे बताया, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी डायरेक्टली ये वैल्यू पूछ लिया जाता है, प्लस इसका यूज हम करेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, जब हम श्रिंकेज लॉस कैलकुलेट करेंगे। ओके, श्रिंकेज लॉस इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, वहां पे इस वैल्यू का अधिकतम यूज होगा, तो इस वैल्यू को आप ध्यान रखना। अब आपको बेसिकली यहीं तक जानना था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, और उसके अंदर जो आपका कोडल प्रोविजन से बचिए, इसी का जनरली कैलकुलेशंस में न्यूमेरिकल पर्पस से इन्हीं वैल्यूज का यूज होगा, डिजाइन पर्पस से, क्योंकि कोड कहता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है अपना कंक्रीट का, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। उसका उतना ज्यादा यूजेस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनेशंस में शॉर्ट नोट्स वगैरह आते हैं ईएसटी कन्वेंशनल में, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इन टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में जरा देखते हैं। तो नेक्स्ट जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में हम देखेंगे, इट इज टेंजेंट मॉडुलस। टेंजेंट मॉडुलस, अब ये क्या है सुनिए इसके बारे में। तो लेट्स सपोज कि आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, दिस इज योर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इस तरह का। नाउ आपने अभी क्या किया, आपने कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, यू हैव सिलेक्टेड ए पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स सपोज आई हैव सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और इसे हमने कह दिया पॉइंट ए। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं एक अब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, अच्छे से टेंजेंट में एक ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे अच्छे से बन नहीं पा रही है। लेट्स सपोज कि ये मैंने
ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसे क्या कहेंगे, टेंजेंट एट ए, टेंजेंट एट पॉइंट ए। नाउ ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, इसका स्लोप, तो इसे हम कहेंगे टेंजेंट मॉडुलस एट पॉइंट ए। तो मतलब टेंजेंट मॉडुलस निकालने के लिए आपको क्या ध्यान में क्या रखना है, इट इज ओनली डिफाइंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, मतलब इसी पॉइंट के अराउंड आपका ये टेंजेंट मॉडुलस डिफाइंड है। सो इसका यूज किस केस में होगा, इसका यूज फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है, उसको पता है स्ट्रक्चर पे लोडिंग अभी ऐसा है कि उसका स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर इस रेंज में आ रहा है ना, मतलब उस पर लोडिंग कंडीशन कुछ ऐसा है कि उसका स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर कुछ इस रेंज में आ रहा है। तो वो बंदा क्या करेगा, जो भी इंजीनियर है, वो टेंजेंट मॉडुलस निकालने की कोशिश करेगा इस रेंज में, और जो मॉडुलस निकल के आएगी उसको वो यूज करेगा फॉर डिजाइन कैलकुलेशन एट दैट प्रेजेंट टाइम फॉर द स्ट्रक्चर। जो भी उसको जो भी बिहेवियर के बारे में स्ट्रक्चर का पता लगाना है इन एक्यूरेसी, विथ एक्यूरेसी, उसके लिए वो उस टेंजेंट मॉडुलस का यूज करना पसंद करेगा। क्लियर है आप? ओके, अब जरा यहाँ पे देखते हैं ये टेंजेंट मॉडुलस एट पॉइंट ए। तो और कुछ कुछ बातें देखते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जांपल जो इससे पहले हमने डिस्कशन किया था कि जो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस थी वहां पे क्या थी, आप ओरिजिन से नियर बाय ओरिजिन आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, मींस करस्पॉन्डिंग टू अप्रोक्सीमेटली जीरो स्ट्रेन, है ना, वी ड्रॉ ए टेंजेंट एंड उसका अगर स्लोप निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। तो लेट्स सपोज ये जो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस का आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, इस पे मैं एक काम करता हूं, इस पे एक सिंपली एक परपेंडिकुलर मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे दो बातें आएंगी। पहली बात, यहां से लेके स्ट्रेन एक्सिस के अलॉन्ग देखिए, यहां से लेके यहां तक ये एक लाइन हो गया, फिर यहां से लेके यहां तक अप टू पॉइंट ए, ये एक लाइन हो गया। तो अभी यहाँ पे दो स्ट्रेन वैल्यू आपको दिख रहा है, तो इसको मैं कहूंगा EC, इसको मैं कहूंगा E परमानेंट। लेट्स सपोज अब यहाँ पे EC क्या है, इसे हम डिफाइन करेंगे एज इलास्टिक स्ट्रेन एट ए। इसे मैं क्या कहूंगा, इलास्टिक स्ट्रेन एट ए, ठीक है। EP को मैं क्या कहूंगा, परमानेंट स्ट्रेन एट ए, परमानेंट स्ट्रेन एट ए, या फिर इन इलास्टिक स्ट्रेन एट ए। समझ में आया? क्लियर है बात? ओके, नाउ तो टोटल स्ट्रेन एट ए, टोटल स्ट्रेन एट ए अगर आप लिखोगे तो EC प्लस EP का समेशन होगा, है ना, EC प्लस EP का समेशन होगा। तो देखो जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इट इज रेशियो ऑफ बेसिकली स्ट्रेस टू स्ट्रेन, इट इज व्हाट, इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। नाउ अगर हम इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस को देखें और टेंजेंट मॉडुलस को कंपेयर करें फॉर ए पर्टिकुलर स्ट्रेस लेवल, लेट्स सपोज कि दिस पर्टिकुलर स्ट्रेस लेवल इज FC। तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ITM विल बी क्या, मतलब रफली मैं बात कर रहा हूं बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ मैकेनिक्स, तो स्ट्रेस अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, तो अपलाइन C लिखोगे। नाउ अगर मैं बात करूं टेंजेंट मॉडुलस की, ओके, एट सेम करस्पॉन्डिंग टू सेम स्ट्रेस लेवल, तो मैं बात करूंगा मींस FC डिवाइडेड अपॉन टोटल स्ट्रेन, मतलब अपलाइन C प्लस अपलाइन P जो भी परमानेंट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जब हम टेंजेंट मॉडुलस की वैल्यू निकाल रहे हैं तो जो स्ट्रेन का वैल्यू है ओवरऑल इट इज इंक्रीजिंग और नॉट, तो टेंजेंट मॉडुलस की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू सेम स्ट्रेस लेवल इन कंक्रीट विल डिक्रीज एज कंपेयर टू इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस की नहीं। तो इसका मतलब हम एक यहाँ पे रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, लॉजिक डेवलप कर सकते हैं कि ITM इज ग्रेटर देन टेंजेंट मॉडुलस। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कंपैरिजन के रूप में कि इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन टेंजेंट मॉडुलस। तो अब ये टेंजेंट मॉडुलस का जनरली एक इंजीनियर यूज किया कब करेगा, मैंने आपको समझाया जब आपका स्ट्रेस वेरिएशन इसी पर्टिकुलर रेंज में है और कुछ अधिक समय हो गया है, स्ट्रक्चर पे लोडिंग अप्लाई करने के बाद कुछ अधिक समय हो गया, उसमें क्रैकिंग वगैरह आ चुकी है ना, क्रैक के कारण वो जो भी क्रीप स्ट्रेन है ये सब चीजें कुछ कुछ आ गई हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप स्ट्रक्चर का बिहेवियर पता लगाने की कोशिश करोगे
तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करेंगे, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस को कैलकुलेट करेंगे, सॉरी टेंजेंट मॉडुलस को कैलकुलेट करेंगे, ओके, बाय यूजिंग दिस स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन, और स्ट्रक्चर की बिहेवियर पता लगाने का कोशिश करेंगे, है ना। ये करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि जो टेंजेंट है उसको, मतलब ये पॉइंट डिसाइड करना सबसे पहले तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कहाँ पे पॉइंट डिसाइड करें, फिर टेंजेंट को परफेक्टली ड्रॉ करना, ये एक डिफिकल्ट टास्क है ना। तो इसकी वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि हरदम एकदम परफेक्ट आए, एकदम मींस एकदम क्लियर या फिर एक्यूरेट वैल्यू है, ओके, इट इज नॉट नेसेसरी, ओके, बिकॉज इसकी एक्यूरेसी काफी कम होती है, ओके, क्योंकि आई आई जजमेंट से, अपने आंखों से देख के, अपने आंखों से जज करके आप ये वैल्यू निकालने का कोशिश करते हो, सो ऑब्वियसली देयर इज ए प्रॉब्लम नाउ। तो ये तो थी टेंजेंट मॉडुलस, तो इसके बारे में आपने देख लिया। तो इसके बारे में कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, अगर आपको लिखना है तो इसके बारे में लिख सकते हैं, लिखिए आप टेंजेंट मॉडुलस का ये डायग्राम बनाओ, सबसे पहले ये डायग्राम बना लीजिए, फिर इसके बारे में लिखिए, जस्ट ए मिनट, लेट मी इरेज। इन सब चीजों को अगर लिखना है तो लिख लेना आप लोग नाउ। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय the slope of line drawn tangent to stress strain curve at any point on the curve, by the slope of the line drawn tangent at any point on the curve, line drawn tangent to stress strain curve at any point, ऐसे लिखिए, to stress strain curve, stress strain curve at any point, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि टेंजेंट मॉडुलस निकालने के लिए एट एनी पॉइंट, मतलब स्ट्रेस लेवल आपको पता होना चाहिए कि किस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग आप टेंजेंट मॉडुलस निकालोगे, तभी तो वो पॉइंट आप डिसाइड करेंगे फाइनली, ठीक है। तो ये चीज है, और इसका एप्लीकेशंस के बारे में आपको पता चल गया कि इस केस में यूज करेंगे। अब जनरली एक जनरल बात मैं कर रहा हूँ, जो इंजीनियर प्रैक्टिस करते हैं वो क्या करते हैं, ये टेंजेंट मॉडुलस अगर निकालते हैं वो कौन सा स्ट्रेस डिसाइड करते हैं, वो जनरली जो भी कंक्रीट है ये, उसका जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका 85%, 0.85 ऑफ एफसीके या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस लेवल आएगी, उस स्ट्रेस लेवल के करस्पॉन्डिंग ये लाइन ड्रॉ की जाती है टेंजेंट, उस पॉइंट को सिलेक्ट करके, और उस स्ट्रेस लेवल के करस्पॉन्डिंग टेंजेंट मॉडुलस निकाली जाती है। ये जनरल कांसेप्ट है, ओके, ये जनरल में बता रहा हूं। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मॉडुलस की, जिसको हम कहेंगे सेकेंड मॉडुलस। इसके बारे में लिख लीजिए, खत्म करिए इसे, अब लिखिए, हेडिंग बनाइए, सेकेंड मॉडुलस, ओके। तो सेकेंड मॉडुलस, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सब जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जो रिसर्चर है, जो रिसर्च करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, उन लोगों का भी कंसेप्ट इन सब चीजों पे क्लियर नहीं है, ओके, क्योंकि कंक्रीट का बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। सो जब वो नहीं जानते हैं तो उस चीज को हम पढ़ने वाले हैं, ओके। सेकेंड मॉडुलस, इसमें क्या किया जाता है, जैसा कि हमने टेंजेंट मॉडुलस निकाला, तो हमने क्या किया, वहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट किया था, और उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर वहां पे टेंजेंट मॉडुलस निकाल दिया। सेकेंड मॉडुलस में भी कुछ उस तरह से ही किया जाता है, कोई एक पर्टिकुलर हम पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे, लेट आई एम सिलेक्टिंग दिस पॉइंट, एंड इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ एज पॉइंट ए। अब मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, और वो स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा जो कि ओरिजिन से पास करता होगा, है ना, और इस पॉइंट ए को कट करेगा, इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ कर दूंगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा, ओके, पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड इट विल कट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए।
अब इस लाइन का अगर मैं स्लोप कैलकुलेट कर लूं, ओके, स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो इसे मैं कहूंगा सीकेंट मॉडुलस, इसे मैं कहूंगा सीकेंट मॉडुलस, ठीक है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसे मैं कहूंगा सीकेंट मॉडुलस। सो सीकेंट मॉडुलस, अगर आप देखोगे इस कर्व को, ये जो आपने कैलकुलेशन करने का तरीका था, इसमें अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, हम जैसे कि आपने कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ए सिलेक्ट किए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन आई होगी, है ना। लेट्स सपोज दिस इज डिफॉर्मेशन अप्स लाइन, जो भी है टोटल डिफॉर्मेशन। अब अगर आप कोई दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट सिलेक्ट करोगे, लेट्स सपोज आई एम सिलेक्टिंग दिस पॉइंट बी, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपका सीकेंट मॉडुलस अगेन चेंज हो जाएगा, है ना। सो इसलिए जब भी हम सीकेंट मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये चीज स्पेसिफाई करनी होगी कि हम किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग या फिर किस स्ट्रेस लेवल के करस्पॉन्डिंग हमने सीकेंट मॉडुलस, या फिर किस डिफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग हमने सीकेंट मॉडुलस को कैलकुलेट किया है, ओके। ये सीकेंट मॉडुलस निकालना बड़ा सिंपल होता है, टेंजेंट मॉडुलस निकालना एक टाइम पे मुश्किल होती है, लेकिन सीकेंट मॉडुलस कैलकुलेशन इज वेरी इजी, ओके। अब देखिए एक चीज यहाँ पे और भी एक चीज देखा गया है कि जो भी सीकेंट मॉडुलस की वैल्यू आएगी, लेट्स इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एसएम से, सीकेंट मॉडुलस की जो भी वैल्यू आई, ये क्या होगी, स्ट्रेस अपॉन बेसिकली जो भी मॉडुलस है वो क्या है, स्लोप है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है, तो इट इज बेसिकली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो सीकेंट मॉडुलस के केस में लेट्स सपोज आपने पॉइंट ए एंड ओरिजिन से पास करता हुआ सीकेंट मॉडुलस निकाला, अब लेट्स सपोज मैं पॉइंट बी कंसीडर करूंगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल तो बढ़ा है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ा होगा, पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग पॉइंट बी के संपर्क, मतलब उस लेवल पे आएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा होगा, तो स्ट्रेस यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन स्ट्रेन आपको बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्ट्रेन लेट्स सपोज ई ए, इसको मैं कहता हूँ ई बी, तो स्ट्रेन आपका काफी ज्यादा बढ़ गया, स्ट्रेस आपका कम बढ़ा, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया। इसलिए मैं यहाँ पे एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि एज स्ट्रेस वैल्यू इंक्रीजेस, स्ट्रेस इंक्रीजेस, ओके, स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। सो सीकेंट मॉडुलस डिक्रीजेस, ओके, सीकेंट मॉडुलस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये है, इस तरह से हम सीकेंट मॉडुलस को कैलकुलेट करते हैं, दिस इज योर सीकेंट मॉडुलस, आपको इतना ही जानना है और ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली इन डिजाइन वगैरह जो मॉडुलस यूज हम करेंगे, हम सीकेंट मॉडुलस अगर यूज करें तो ज्यादा अच्छा होता है, ओके, क्योंकि इसमें किसी भी पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग आप मॉडुलस निकाल रहे हो, तो उस पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग हो सकता है इलास्टिक स्ट्रेन भी आ जाए, परमानेंट स्ट्रेन भी आ जाए, मतलब क्रीप इफेक्ट भी कैलकुलेट हो जाए, है ना। और ये निकालना भी आसान होती है, और इसमें इनएक्यूरेसी, ओके, ज्यादा एरर वगैरह कुछ होता नहीं है, इजीली आप निकाल सकते हो इस चीज को, ओके। सो मोस्ट जनरल प्रैक्टिकल पर्पस के लिए दिस सीकेंट मॉडुलस इज यूज्ड, ओके। लेकिन फिर अगेन इंडिया में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको थियोरेटिकली जो इलास्टिसिटी मॉडुलस की वैल्यू अपना कोड देता है, उसी वैल्यू को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था सीकेंट मॉडुलस, बस इतना जान लीजिए काफी है। हाँ, इसके बारे में लिख लीजिए, लेट मी इरेज इट। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया, स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे क्रैक, मतलब कंक्रीट जो है उसमें क्रैक डेवलपमेंट वगैरह हो चुकी है ना, तो उस अब ज्यादा वो लोड झेल नहीं सकता, ले नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाओगे तो उसमें ज्यादा ज्यादा क्रैकिंग डेवलपमेंट हो रही है, तो स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन ज्यादा ज्यादा हो रहा है, ओके। तो इसके बारे में लिखिए सीकेंट मॉडुलस, लेट मी चेंज पेंसिल कलर, लिखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय it is represented by the slope of a line drawn from the origin to any point C या फिर C और A, यहाँ पे A हमने देखा था, A on the curve, 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 A
ओके, ऑन दी कर्व। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए secant modulus is found to decrease with the increase in stress. Secant modulus is found to decrease with the increase in stress. Hence, stress at which it has been determined should be stated. Hence, stress at which it has been determined should be stated. Stated, STATED, आपको मेंशन करना होगा, है ना, कि किस पर्टिकुलर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग आपने इस चीज को कैलकुलेट किया है। ओके, और एक पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, लिखिए दिस मेथड इज मोस्ट प्रैक्टिकल, this method is most practical and is in most general use as it represents the actual deformation at the selected point and no uncertainties are involved in its determination. This method is most practical. This method is most practical and is in most general use as it represents the actual deformation at the selected point, and no uncertainties are involved in its determination. ओके, तो दिस इज योर सीकेंट मॉडुलस। अभी यहीं पर बता देता हूं, और एक तरह का मॉडुलस है, ये तीनों बेसिकली जो आपको बताया अभी, ये सारे मेन मॉडुलस है। और एक तरह का मॉडुलस होता है आपके पास, और वो मॉडुलस क्या है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्ड मॉडुलस। कॉर्ड मॉडुलस ये सेम है, सीकेंट मॉडुलस जैसा है ना, उस जैसा ही है, थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है उसको देखते हैं। ओके, दिस इज योर स्ट्रेस एक्सिस, दिस इज योर स्ट्रेन डायग्राम। अभी कॉर्ड मॉडुलस क्या है कि हम इससे पहले सीकेंट मॉडुलस निकालते वक्त क्या किए थे, ओरिजिन से कोई लाइन पास कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल डिफाइन टू डिफरेंट पॉइंट। ओके, एक लेट्स सपोज एक पॉइंट मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, एक पॉइंट मैं इधर डिफाइन कर रहा हूँ। लेट्स सपोज ये दोनों पॉइंट ए एंड बी है, ये ओरिजिन से पॉइंट ए नहीं है, पॉइंट ए किसी और लोकेशन पे है। अभी इन दोनों पॉइंट को पास करता हुआ मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। अभी इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूंगा, इसको मैं कहूंगा कॉर्ड मॉडुलस। ठीक है, इसे मैं कहूंगा कॉर्ड मॉडुलस। अभी ये जो पॉइंट्स है बेसिकली पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये कौन कौन से पॉइंट होते हैं एक्चुअली जब हम कैलकुलेट करते हैं इन इस कॉर्ड मॉडुलस को लैबोरेटरी में इस स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन की मदद से, तो ये जो पॉइंट ए है ये करस्पॉन्डिंग टू 0.5 होता है, 0.5 एमपीए है ना, 0.5 एमपीए। और जो पॉइंट बी होता है ये मीन्स इलास्टिक रेंज में आप कंसिडर कर सकते हो, या फिर इन इलास्टिक रेंज में आप कंसिडर कर सकते हो, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अराउंड आसपास। लेकिन जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा वो होगा 0.8 एमपीए का पॉइंट। ये लैबोरेटरी में ये इस तरह से हम जनरली कंडक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ बस ये हो गया कॉर्ड मॉडुलस, और कुछ देखने की इसके लिए देखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, आप एक एरर को करेक्ट करिए। अब वो एरर क्या है, शायद हमने इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस में मैंने लिखवाया था, एक पॉइंट मैंने लिखवाया था आपसे कि किस रेंज में अगर कितना परसेंट लोडिंग लगाएंगे जिसके करस्पॉन्डिंग कंक्रीट का बिहेवियर जो होगा वो इलास्टिक बिहेवियर होगा। तो वहां पे शायद मैंने 10 to 15% कर दिया था। एक्चुअली वो 10 to 15% नहीं होगा, वो 30 to 40% होगा। ये रेंज होगी बेसिकली, क्योंकि अगर हम 1/3 का है तो 1/3 अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 33.33%, है ना। तो जो रेंज होगी वो होगी 30 to 40%, 10 to 15% नहीं। तो आप वहां पे जरा रेक्टिफाई कर लीजिए, इट इज नॉट 10 to 15% बट इट इज 30 to 40%, जिसके तहत जिसके अंदर अगर इस रेंज में अगर लोडिंग रहेगी देन द बिहेवियर विल बी इलास्टिक। ओके, तो दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस।
and these are basically which types of modulus? Static modulus. And what is basically the static modulus? जब हम cylindrical specimen के ऊपर टेस्ट कंडक्ट करके modulus कैलकुलेट करते हैं, then we get static modulus. अभी मीन्स अगर विदाउट एक्चुअली अप्लाइंग द लोड अगर हम मॉडुलस कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो उस तरह के मॉडुलस को हम क्या कहेंगे? डायनामिक मॉडुलस, है ना. तो स्टैटिक मॉडुलस को आप ऐसे कह सकते हो कि बाय कंडक्टिंग डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑन द स्पेसिमेन, ओके, the model the and plotting the stress strain variation and the modulus determined from there is called as static modulus. Okay, static modulus of elasticity. Okay, तो लिखिए डायनामिक मॉडुलस ईडी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ईडी ए एनडीटी मेथड ऑफ टेस्टिंग comma known as dynamic method is adopted for determining the modulus of elasticity. Next point, in this case material is not stressed, मतलब किसी भी तरह का लोडिंग आप मटेरियल पे अप्लाई नहीं कर रहे हो जैसे कि हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में करते हैं, जिसके से स्टैटिक मॉडुलस आप निकालते हो. यहाँ पर एनडीटी यूज करते हैं जैसे कि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड, या फिर किसी तरह से उसको मतलब जो भी स्पेसिमेन है उसको हम वाइब्रेट करवाने की कोशिश करते हैं, है ना, वाइब्रेशन उसमें प्रोवाइड करते हैं और उसको मेजर करते हैं. या फिर अगर अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड आप यूज करें तो पल्स जो स्पीड है, ओके, वेलोसिटी, उसको मेजर करके फिर उसको हम स्ट्रेंथ से या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेट करते हैं, है ना, वहां से हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकालते हैं. ओके, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, the modulus determined by subjecting the specimen to longitudinal vibration. The modulus determined by subjecting the specimen to longitudinal vibration at their आगे कंटिन्यू करिए, at their natural frequency, at their THEIR, at their natural frequency. That is why this is known as dynamic modulus. That is why this is known as dynamic modulus. आगे लिखिए. So लिखिए, in this method either the resonant frequency, okay, frequency आप मतलब longitudinal direction में जो भी स्पेसिमेन है उसके longitudinal direction में हम उसको वाइब्रेट करवाने की कोशिश करते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ, ओके, इसका एक डायग्राम दिखाऊंगा. through the resonant frequency through the specimen of concrete or pulse velocity traveling through the concrete is measured and equations are developed to find modulus of elasticity, and equations are developed to find modulus of elasticity. अब देखिए क्या किया जाता है बेसिकली. सो लेट्स सपोज कि you have a cylindrical specimen, ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है. तो दिस इज द लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, लेट्स सपोज, ओके, और इस कंक्रीट का जो डेंसिटी है इसको हम कहेंगे रो. हम किसी तरह से इक्विपमेंट की मदद से, डिवाइसेस की मदद से हम इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज पास करवाते हैं थ्रू इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, मतलब अलोंग द लेंथ. तो इस जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम मेजर कर लेंगे, जिसको हम कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ओके, जिसको हम कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इस फ्रीक्वेंसी को हम मेजर कर लेंगे, इस वेव का जो फ्रीक्वेंसी है जो इसके थ्रू से पास करेगा. ठीक है, मेजर कर लिया. अब इसके मदद से अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे डायनामिक मॉडुलस, तो ईडी का जो फॉर्मूला निकल के आता है, इट इज के एन स्क्वायर रो, ओके, या फिर के लैम्डा स्क्वायर एल स्क्वायर रो. ओके, अब यहाँ पे के क्या है? इट इज ए कांस्टेंट. एन और लैम्डा ये क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. एल क्या है? लेंथ ऑफ स्पेसिमेन. रो क्या है? डेंसिटी ऑफ कंक्रीट. डेंसिटी ऑफ कंक्रीट. ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन बन रहा है. ओके, लेकिन अगर इसी केस में इसी फॉर्मूला को आप और एक तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि हम जनरली यूज करते हैं, और वो क्या है, ये बस आप अपने कॉपी में एक नोट बना के लिखिए इसको, इन फॉर्मूलाज को.
ठीक है। अगर आप लेंथ ऑफ स्पेसिमेन को mm में मेजर करते हैं और डेंसिटी को अगर आपने kg पर मीटर क्यूब में मेजर किया है, तो जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा ईडी का, वो निकल के आता है 4 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर एल स्क्वायर रो, ओके, 10 टू द पावर -15 GPa, गीगा पास्कल। फिर ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ओके। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नाउ डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम और एक मेथड की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कंक्रीट का पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू आपको अगर पता है, अगर हमें पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू पता है और पल्स वेलोसिटी, बाय यूजिंग पल्स वेलोसिटी एंड पॉइजन्स रेशियो ऑफ कंक्रीट वी कैन आल्सो कैलकुलेट द ईडी वैल्यू। तो वो जो फॉर्मूला निकल के आती है वो क्या है, रो वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस न्यू। इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जामिनेशंस में 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में या फिर ईएस में इस फॉर्मूला को डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए। 1 माइनस 2 न्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस न्यू ब्रैकेट क्लोज, ओके। सो यहाँ पर v क्या है, इट इज पल्स वेलोसिटी, और ये जो पल्स वेलोसिटी है इसका यूनिट होगा mm पर सेकेंड में। फिर आपका रो क्या है, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, ओके, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट ये जो होगी ये होगी केजी पर मीटर क्यूब में। और म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो, इसके ऊपर आएंगे, हम डिस्कस करेंगे पॉइजन्स रेशियो, श्रिंकेज, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो ये हो गया आपका डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बारे में मैंने आपको जितना लिखवाया बस आपको उतना ही कंसिडर करके करना होगा, ठीक है। नाउ जो डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसमें क्रीप वगैरह नहीं देखा जाता है, ठीक है, इसमें क्रीप वगैरह नहीं देखा जाता है, ओके। मतलब डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो भी वैल्यू निकल के आएगा द क्रीप इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, ओके, मतलब इसमें कोई क्रीप का इफेक्ट नहीं है। अभी मेरे को ये बताओ आप कि जो हमने स्टैटिक मॉडुलस में हमने डिस्कशन किया था, तो स्टैटिक मॉडुलस में कौन सा ऐसा मॉडुलस था जिसमें क्रीप का इफेक्ट नहीं देखा जाता था। तो वो बेसिकली इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस जो होती थी आईटीएम, उसमें बेसिकली क्रीप का इफेक्ट नहीं देखा जाता है ना। तो हम वहां से एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं कि आवर डायनामिक मॉडुलस ईडी इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर या फिर इक्वल टू इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, ओके। नो क्रीप सिग्निफिकेंस या फिर नो क्रीप इफेक्ट लिखिए, नो क्रीप इफेक्ट, सॉरी फॉर दिस। तो इरेज कर देते हैं, अब अच्छा दिखेगा, लिख देता हूं एक बार फिर से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका जो डायनामिक मॉडुलस है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, ओके, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। अब जो आपका डायनामिक मॉडुलस है ईडी, इट इज जनरली, अगर इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस तो है ही, लेकिन जो आपका डायनामिक मॉडुलस है, ठीक है, इट इज जनरली ग्रेटर देन स्टैटिक मॉडुलस, it is generally greater than static modulus, okay। डायनामिक मॉडुलस इज जनरली ग्रेटर देन स्टैटिक मॉडुलस, क्योंकि स्टैटिक मॉडुलस में अगर हम बात करें इसमें किसी किसी केस में क्रीप का भी इफेक्ट को कंसिडर किया जाता है ना। तो जब क्रीप का इफेक्ट आएगा तो ऐसे केसेस में डायनामिक मॉडुलस अधिक हो जाएगा ना स्टैटिक मॉडुलस के कंपैरिजन में। लेकिन अगर इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस का बात करें, जो ये भी एक तरह का स्टैटिक मॉडुलस है, लेकिन इसमें स्टैटिक मॉडुलस में फिर और भी डिफरेंट मॉडुलस है जहाँ पे क्रीप का इफेक्ट होगा, तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं कि ईडी इज ग्रेटर देन ई स्टैटिक, ओके। इस पॉइंट को भी आपको एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है, ओके। फर्दर अगर आप सेकेंड मॉडुलस के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो ईडी इज आल्सो ग्रेटर देन सेकेंड मॉडुलस,
सीकेंट मॉडुलस। सो अगर हम एक रिलेशनशिप डेवलप करें तो रिलेशनशिप हम ये डेवलप कर सकते हैं, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होती है टेंजेंट मॉडुलस, फिर होती है सीकेंट मॉडुलस। ठीक है, तो ईडी इक्वल टू इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ग्रेटर देन टेंजेंट मॉडुलस ग्रेटर देन सीकेंट मॉडुलस। किसी किसी एग्जाम में इस तरह का भी आपको एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, मतलब ये रिलेशनशिप भी पूछा जा सकता है, तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नाउ अब हमारे पास रिलेशनशिप्स भी है, वी हैव डिफरेंट रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलेट करना चाहूँ डायनामिक मॉडुलस को और स्टैटिक मॉडुलस के साथ, ठीक है, डायनामिक मॉडुलस को स्टैटिक मॉडुलस के साथ अगर हम रिलेट करना चाहें, देन योर स्टैटिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट EC इक्वल टू 1.25 ED माइनस 19, इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। ओके, अब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, या फिर ऐसे कह सकते हो ऐसा कंक्रीट जिसमें सीमेंट कंटेंट इज ग्रेटर देन 500 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो ऐसे केसेस में ये रिलेशनशिप आपका वैलिड है। लेकिन लाइट वेट कंक्रीट के लिए, लाइट वेट कंक्रीट के लिए जो एक्सप्रेशन है, इट इज EC इक्वल टू स्टैटिक मॉडुलस इक्वल टू 1.04 डायनामिक मॉडुलस माइनस 4.1। ओके, दिस इज फॉर लाइट वेट कंक्रीट। क्लियर है? तो दिस इज योर रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक मॉडुलस एंड डायनामिक मॉडुलस एंड स्टैटिक मॉडुलस। ओके, और हमारा जो कोड कहता है, कोड के अकॉर्डिंग तो आपको पता है स्टैटिक मॉडुलस की वैल्यू आपका कोड देता है, and that static modulus value is based on the concept of basically initial tangent modulus, and according to that there we get again two types of value, एक considering creep without considering creep, है ना? तो वो वैल्यूज आपको पता है, वो वैल्यूज क्या क्या होंगे। अब एक टॉपिक इधर और भी आती है कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला कि जो कंक्रीट है वो किस चीज का बना है, एग्रीगेट का, सीमेंट पेस्ट का, है ना, एग्रीगेट का, सीमेंट पेस्ट का, इसका एक मिक्सचर, तब जाके आपको एक कंक्रीट निकल के आती है। तो अभी हमारे पास एक कंसेप्ट है, अभी जरा यहाँ पे अच्छे से देखिए, ये सब चीजें एग्जामिनेशन में आ सकते हैं या फिर नहीं भी आएंगे, तो लॉजिकली ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एक जस्ट ए मिनट, क्या हो गया यहाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग, यहाँ पे हेडिंग लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ऑफ कंक्रीट। तो देखिए सबसे पहला ये देखो, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन अगर मैं प्लॉट करूं वेरिएशन, तो ये एग्रीगेट का अप्रोक्सीमेटली लीनियर होता है, फिर सीमेंट पेस्ट का भी लगभग लीनियर ही होता है, लेकिन फिर थोड़ा मोड़ा कर्व उसमें आ ही जाती है, लेकिन लगभग लीनियर होता है, और कंक्रीट का तो थोड़ा सा लीनियर होगा, फिर इस तरह से कर्व होगा। तो ये एग्रीगेट के लिए है, ये किसका है, स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन, ये सीमेंट पेस्ट के लिए है और ये कंक्रीट के लिए है। तो चूंकि एग्रीगेट और सीमेंट पेस्ट का बना हुआ है ये कंक्रीट, तो यहाँ पे एग्रीगेट का प्रोपोर्शन और सीमेंट पेस्ट का प्रोपोर्शन, लेट्स सपोज एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ आप क्या बना रहे हो, 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो और उसका मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखने का मैं कोशिश करूंगा। तो बाय यूजिंग पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट आई कैन राइट टू एक्सट्रीम बाउंड्री, जैसे कि 1/EC इक्वल टू मीन्स 1 मीन्स 100% ऑफ कंक्रीट equal to proportion of aggregate PA divided by modulus of elasticity of aggregate plus proportion of cement paste divided by modulus of elasticity of cement paste।
उसी तरह से हम, ये तो हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में करूं तो EC इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं PAEA प्लस PCP ECP। तो ये दो बाउंड्री वैल्यूज निकल के आ गया, दो एक्सट्रीम वैल्यूज निकल के आ जाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम, ऐसा आप देख सकते हो। मतलब एक रेंज आपको निकल के आ रहा है कि आपका जो कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो इस पर्टिकुलर रेंज में होगा। और तो इस इक्वेशन के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे, क्या समझ पाएंगे, कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है वो बेसिकली किन बातों पे डिपेंड करेगा, एग्रीगेट के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, उनका प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। उसी तरह से ये किस पे डिपेंड करेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, उनके प्रोपोर्शन पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं? तो एग्रीगेट का जितना जितना ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उतना ज्यादा कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, क्योंकि कंक्रीट का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। फिर एग्रीगेट का स्ट्रेंथ ओवरऑल अगर कंक्रीट में ज्यादा है तो आपको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मिलेगा। फीलिंग आ रही है? तो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इंक्रीज होगा, है ना? समझ में आया? तो हाई मॉडुलस एग्रीगेट अगर हम यूज करते हैं देन व्हाट इंक्रीजेस, योर ओवरऑल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस, है ना? उसके प्रोपोर्शन को भी देखना होगा। अगर प्रोपोर्शन भी आप ज्यादा यूज करते हो, ज्यादा एग्रीगेट है, तो भी आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बढ़ने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड, वेट एंड ड्राई स्पेसिमेन। मान लो कंक्रीट में अभी उसके जो भी पोर्स है वो वेट है, मतलब उसमें पानी भरा हुआ उसके पोर्स में, और एक कंक्रीट का स्पेसिमेन है जो कि ड्राई है ना? तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि बेसिकली ये देखा गया है, जो वेट स्पेसिमेन है ना, जो वेट स्पेसिमेन है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अधिक होगा, है ना? तो सेकेंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट आप ये यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हायर दी, लिखिए यहाँ पे ये डायग्राम बनाइए, इस डायग्राम को बनाइए, फिर इसके बाद लिखिए, यहाँ पे लिखिए, ऐसे लिखिए पॉइंट ए, फिर लिखिए पॉइंट ए, हायर द मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट, हायर द मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट, कॉमा, द हायर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट विल बी, द हायर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट विल बी। ओके, सो और एक चीज, एक नोट बना के लिख लो, नोट लिखो, द मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट इज, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एग्रीगेट इज generally higher than modulus of elasticity of cement paste. The modulus of elasticity of aggregate is generally higher than modulus of elasticity of cement paste. तो ये तो मैंने बात किया हाई मॉडुलस एग्रीगेट के ऊपर। अगर हम प्रोपोर्शन के ऊपर बात करें कि कितना कितना परसेंटेज या फिर कितना वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट है उस यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट बनाने के लिए, तो उस पर अगर बात करें तो वो किस तरह से इफेक्ट करेगा। द ग्रेटर द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, पॉइंट बी लिखिए आप लोग, पॉइंट बी लिखिए, द ग्रेटर द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, द ग्रेटर द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, द हायर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट विल बी, द ग्रेटर द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, द हायर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट विल बी। ठीक है, तो ये हो गया, हमने डिस्कस कर लिया अभी एग्रीगेट के ऊपर। अब हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू, मीन्स ड्राई एंड वेट स्पेसिमेन। सेकेंड लिखिए, ड्राई एंड वेट स्पेसिमेन। तो लिखिए इसमें, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वेट स्पेसिमेन, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वेट स्पेसिमेन is found to be higher, is found to be higher than dry specimen, is found to be higher than dry specimen. Okay, the modulus of elasticity of wet specimen is found to be higher than dry specimen. Okay, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम कब होगी, कम तब होगी जब स्ट्रेस कम है, सॉरी स्ट्रेस की वैल्यू सेम है। कोई दो स्पेसिमेन है, लेट्स सपोज अगर हम, ये एक स्पेसिमेन है जो कि वेट है और एक स्पेसिमेन है जो कि ड्राई है, दोनों पे सेम स्ट्रेस लेवल सब्जेक्टेड है, लेट्स सपोज FC। तो करस्पॉन्डिंग टू सेम स्ट्रेस कंडीशन इन बोथ द स्पेसिमेन, ओके, द स्ट्रेन वैल्यू, अगर किसी में स्ट्रेन वैल्यू ज्यादा और किसी में स्ट्रेन वैल्यू कम है तो ये चीज इफेक्ट कर देगा आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, है ना? तो
होता क्या है बेसिकली, जो वेट स्पेसिमेन होता है ना, ओके, सो जो वेट स्पेसिमेन होता है इसमें स्ट्रेन कम होती है, स्ट्रेन आपको कम देखने को मिलता है, डिफॉर्मेशन कम देखने को मिलता है, लेकिन जो ड्राई स्पेसिमेन है इसमें स्ट्रेन आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ओके, समझ रहे आप। इसलिए आपका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, the strain of wet concrete is the strain of wet concrete is found less than for dry concrete, found less than for dry concrete corresponding to same stress level. Hence the modulus of elasticity is higher for wet concrete than for dry concrete. Hence the modulus of elasticity is higher for wet concrete than for dry concrete. इसको अगर समझने में तकलीफ हो रही है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो जो स्ट्रेन माने डिफॉर्मेशन वगैरह ज्यादा कब होगा, देखो एक फैक्टर मैंने बताया था आपको, श्रिंकेज, अगर श्रिंकेज हो रहा है तो डिफॉर्मेशन होगा, मतलब ज्यादा होगा, क्योंकि उसके कारण क्रैक्स डेवलपमेंट हो गई तो वो कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन बढ़ाने में मदद कर रही है। क्लियर है बात, ठीक है। तो अगर स्पेसिमेन आपका वेट है, मतलब पोर्स में पानी भरा है, तो कहीं ना कहीं श्रिंकेज भी नहीं हो रहा है। अगर श्रिंकेज नहीं हो रहा है तो क्या वो डिफॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, तो क्या वो स्ट्रेन कम है। लेकिन ड्राई स्पेसिमेन अगर है तो उसमें श्रिंकेज हो सकता है, उस कारण से डिफॉर्मेशन इंक्रीज हो सकती है। तो बैकग्राउंड में, इस कंसेप्ट के बैकग्राउंड में इस लॉजिक को फील करके आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लेकिन ये प्राइमरी फैक्टर्स है, ओके, ये मेन रीजन है ये सब चीजें। तो ये हमने बात कर लिया ड्राई एंड वेट स्पेसिमेन के ऊपर। अब तीसरा हम चर्चा करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी effect of age. Third, effect of age. तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, ओके, एज बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना। कंक्रीट का अगर एज बढ़ रहा है तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो लिख लीजिए, the modulus of elasticity of concrete increases more rapidly with age than the strength of concrete. यहाँ पे बात ये कर रहा है कि जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उससे उससे ज्यादा रेट में, कई गुना ज्यादा रेट में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है ना। the modulus of elasticity of concrete increases more rapidly with age than the strength of concrete, okay, than the strength of concrete. इसलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, thus the relation between modulus of elasticity of concrete and its strength depend on age. Thus the relation between the modulus of elasticity of concrete and its age depend on and its strength depend on age, and its strength depend on age. Next, अगर हम बात करें कौन सा पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट होगा आपका मिक्स प्रोपोर्शन। मिक्स प्रोपोर्शन मतलब रिच मिक्स, अगर कोई मिक्स अच्छा है, रिच मिक्स है, ओके, तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ओके। मीन्स अगर सीमेंट की वैल्यू अगर ज्यादा है, सीमेंट कंटेंट ज्यादा है और अच्छे से बाइंडिंग हो रहा है कंक्रीट, अच्छे से मतलब कंक्रीट का स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रहा है आपको इस कारण से, तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगा, है ना। तो आप लिख लो, it has been observed that rich mix have higher modulus of elasticity of concrete. Rich mix have higher modulus of elasticity of concrete, that is higher the amount of cement, higher the modulus of elasticity, that is higher the amount of cement, higher the modulus of elasticity, ओके। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये सारे आपके कुछ बेसिक फैक्टर्स थे। और एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, क्रीप।
क्रीप के साथ क्या होता है, डिफॉर्मेशन बढ़ती है, तो डिफॉर्मेशन बढ़ने के कारण क्या होती है आपका मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है ये कम हो जाती है। मतलब जो मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो वहां पे ध्यान रखिए, बात को लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिख लिए काफी है। ये सारे 4 पॉइंट्स आपको अगर एग्जामिनेशंस में पूछ लिया गया तो इन पॉइंट्स को आप लिख देना, बस काफी है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख सकते हो आपकी जो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इट इज हायर देन लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज हायर देन लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके ओके, then with this we have completed the concept of modulus of elasticity। आपको जितना आना चाहिए उतना हमने डिस्कस कर लिया, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी मैंने आपको बातें बताई हैं केवल इन सब बातों की तरह ध्यान रखिएगा, इतना तो पूछता भी नहीं है आपको, केवल वही 5000 रूट अंडर एफ सी के जो बेसिक याद रखनी है, 5000 रूट अंडर एफ सी के, और एक याद रखनी है 5000 रूट अंडर एफ सी के 1 प्लस थीटा सी। अब यहाँ पे थीटा सी की वैल्यू जो है वो याद रखनी है क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, है ना, ये रेशियो याद रखनी है। ये टाइम के साथ मतलब 7 डेज 28 डेज 1 ईयर जो वैल्यूज है उसको याद रखनी है। प्लस ये पता होना चाहिए कि ये जो कंसेप्ट इट इज बेस्ड ऑन इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस कंसेप्ट, ये पता होना चाहिए। अब इसमें ये जो है इट इज शॉर्ट टर्म, ये जो है लॉन्ग टर्म, मतलब इसमें क्रीप को कंसिडर किया गया है, इसमें क्रीप को कंसिडर नहीं किया गया है ना। तो अगर लोडिंग कम है या फिर आरसीसी मटेरियल है तो ऐसे केसेस में हम इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। और क्रीप के कारण अगर किसी तरह का कैलकुलेशन करना है, क्रीप डिफ्लेक्शन, या फिर काफी समय हो गया स्ट्रक्चर को बना के 2-3 साल हो चुका है तो क्रीप डिफॉर्मेशन उसमें ऑब्वियसली आई होगी, तो ऐसे कंडीशंस में हम इस वैल्यू को फिर उपयोग करके स्ट्रक्चरल बिहेवियर या फिर फोर्सेस वगैरह अगर कैलकुलेट करनी है फिर से तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और श्रिंकेज स्ट्रेन का मैंने जो बताया था 0.0003 ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। प्लस स्टैटिक मॉडुलस डायनामिक मॉडुलस क्या है, इसके बीच में डिफरेंस शॉर्ट नोट्स मैंने लिखवा दिया, उतना आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला मेंस के लिए आप जरूर याद करके जाइए, मेंस के लिए प्रैक्टिस करिए, मेंस में कुछ भी पूछ सकता है और मेंस में अगर पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा उतना, कम से कम उतना भी इंफॉर्मेशन अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। ओके, सो वेल, तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल व्हाट वी विल डिस्कस दिस श्रिंकेज, क्रीप, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, मतलब ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को डिस्कस करेंगे। ओके, वी विल डिस्कस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्रीप के बारे में थोड़ा और जानकारी दे दूंगा। क्रीप इज इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रीप ऑफ कंक्रीट, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट पे शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा, तो इसके बारे में जरा एक जानकारी दे दूंगा। पॉइजन रेशियो के बारे में जरा जानकारी दे दूंगा, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पर जो मैंने कंपैरिजन बताया कौन बड़ा कौन छोटा है ना, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। वेल, थैंक यू, गुड लक, हैव ए नाइस डे।